नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 9th हिस्ट्री इतिहास के जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय, बहुत महत्वपूर्ण है। नात्सीवाद और हिटलर का उदय। आज मैं आप सभी को इस पूरे चैप्टर के बारे में, इस पूरे अध्याय के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। खासकर हिटलर की जो जीवनी है और साथ ही साथ जो नात्सीवाद का सोच था, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे चैप्टर में हमें केवल नात्सीवाद, इससे जुड़ी समस्याएं, इनके विचार, इनके द्वारा किए गए कार्य और हिटलर का जन्म से लेकर हिटलर की मृत्यु तक और हिटलर के इस जन्म से मृत्यु के बीच में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से समझना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार हिटलर की तस्वीर को दिखा देना चाहता हूं। ये हमारा है हिटलर। हालांकि हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, ये भी आपको याद रखना है। हिटलर का पूरा नाम जो है वो एडोल्फ हिटलर है। यही वो भाई साहब है जिन्होंने वर्ल्ड वार तक करवा दिया मित्र राष्ट्रों के साथ और पूरी जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी उसको भी गड़बड़ कर दिया था। बहुत सारे ऐसे किस्से और कहानी आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे जो आपको एडोल्फ हिटलर की जिंदगी के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है उन सभी पॉइंटों के साथ एक बार चर्चा कर लेते हैं। उन पॉइंटों को जिक्र कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से मुख्य पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर, नात्सीवाद और हिटलर के उदय के अंदर, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा ये चैप्टर 3 होने वाला है आपके इतिहास का। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर अर्थात फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन और रसिया की जो क्रांति थी, रूस के अंदर जो क्रांति था, जार निकोलस द्वितीय और इन सभी पॉइंट्सों के बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आप सभी को चैप्टर 3 के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, इससे पहले वाले स्लाइड में भी, हम कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे होंगे जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट है वो हमारा है हेलमुट की कहानी। देखिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपके पास एक रोचक कहानी भी पढ़ना है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे न्यूरेमबर्ग अदालत। ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, मैं साथ ही साथ लिख भी देता हूं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे नात्सी जनसंहार के बारे में, कि कैसे नात्सी के द्वारा जनसंहार किया गया, जनता को मारा गया, काटा गया, लूटा गया। इसके अलावा नंबर 4 पे हम बात करेंगे वाइमर गणराज्य के बारे में। वाइमर गणराज्य हम इस चैप्टर के अंदर नंबर 4 पे पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे वर्साय की संधि के बारे में। ऑलरेडी हमने फ्रांस के रेवोल्यूशन अर्थात फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी वर्साय की संधि के बारे में और वर्साय प्लेस के बारे में बात किया था, जो एक बहुत बड़ा महल था। इसके अलावा नंबर 7 पे हम बात करेंगे युद्ध का असर क्या हुआ। ये सारी चीजें जो है इसके साथ साथ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया, यहाँ पे वर्ल्ड वार शुरू हो गया मित्र राष्ट्रों के बीच में और जर्मनी के बीच में। तो उस युद्ध का असर क्या देखने को मिला, क्या क्या परिणाम देखने को मिला, ये बात करेंगे। नंबर 7 पे बात करेंगे हम रेडिकलवाद के बारे में, कि रेडिकलवाद क्या था, रेडिकल विचार के लोग कौन थे, रेडिकलों के द्वारा क्या कार्य किए गए थे। साथ ही साथ नंबर 8 पर हम बात करेंगे मंदी का साल। जब इतने सारे युद्ध वगैरह हो गए ना, इतनी सारी लड़ाइयां हो गई, इतनी सारी मारपीट हो गए, बहुत ज्यादा पैसे का खर्च हो गया, सेनाओं की मृत्यु हो गई, अनाजों की कमी हो गई, तो फिर क्या आ गया, फिर आ गया मंदी। तो ये 8 पॉइंट है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। 8 पॉइंटों के बारे में हमने इससे पहले वाले स्लाइड में बात कर लिया था। अब हम 9वें पॉइंट को देख लेते हैं। 9वां पॉइंट हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, हिटलर का उदय कैसे हुआ, हिटलर की शुरुआत कैसे हुई, हिटलर का जन्म कैसे हुआ, हिटलर इतना बड़ा तानाशाह कैसे बन गया, इसकी जर्नी क्या थी। इन सभी मुद्दों को हम हिटलर के उदय के बारे में जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा।
नंबर 10 कहता है लोकतंत्र का ध्वंस कैसे हो गया। लोकतंत्र के बारे में हमें पता है ना, लोकतंत्र को हम डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे किस प्रकार से फेल हो गया, किस प्रकार से इसका असर खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने का मतलब है विध्वंस हो जाना। जब कोई व्यक्ति डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र की बातों के ऊपर चर्चा न करे, उसके द्वारा बनाए गए नीति नियम कर्तव्यों को पालन न करे, तो ऐसे समय को हम लोकतंत्र का ध्वंस होना कहते हैं। इसके अलावा नंबर 11 हमें पढ़ना है नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। जो नात्सी सोच के लोग थे, जो नात्सीवादी थे, वो दुनिया को और अपने देश को किस नजरों से देखते थे, किस व्यवहार से देखते थे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा नंबर 12 हमारा होगा नस्लवादी राज्य की स्थापना। नस्लवादी राज्य की स्थापना कहने का मतलब है किसी एक खास तरह के लोगों को ज्यादा वैल्यू देना और दूसरे समुदाय, दूसरे नस्ल, दूसरे जाति, दूसरे धर्म के लोगों को इग्नोर करना, उनको नीचा समझना, उनको मतलब उनके अंदर गलतियां निकालना। तो ये हमारा नस्लवादी राज्य की स्थापना भी पढ़ना है। नंबर 13 पॉइंट पे हम बात करेंगे यूटोपिया के बारे में भी। यूटोपिया भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको बता दूं यूटोपिया कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसे मैं VVI लिख देता हूं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे 13 टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। साथ ही साथ मैं बता दूं अब हमारी YouTube फैमिली बड़ी हो रही है, हमने काफी ग्रो किया है आप लोग के साथ आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हमारी फैमिली लगभग 22,000 की होने वाली है। तो ये के जो लग गया है वो आपके सपोर्ट से लगा है। मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा बताए गए वीडियोज में जो जानकारी मिलती है वो पसंद आता होगा। इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी ग्रो होने का मौका मिले। हम भी YouTube पे एक समय में मतलब 1,00,000 2,00,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच पाए, क्योंकि आपको पता है कि ये सब पॉसिबल तभी है जब आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे अब हम मुद्दे पे आते हैं। हम मुद्दे पे आ चुके हैं और हमारा 13 पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि किस प्रकार से हम इस चैप्टर में 13 के 13 पॉइंटों को कवर करेंगे और इससे हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आपको इस चैप्टर में दिए गए जानकारी को इतने सरल भाषा में समझाऊंगा, एज ए स्टोरी, एज ए कहानी, ताकि आपको इन चीजों को बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यदि ऐसा पॉइंट है जो आपको समझने में दिक्कत होता है, आप उस पॉइंट को मार्क कर लो, अपने कॉपी में नोट कर लो और आप हमें कमेंट में पूछो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी न किसी प्रकार से आपके उस समस्या का समाधान दिया जाए। तो अब हम आगे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं जो हमारा था हेलमुट की कहानी। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक बार हम हेलमुट की जिंदगी के बारे में जो कहानी बनाई गई है उसको सुन लेते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं 1945 के समय से। देख लीजिए जैसा कि लिखा हुआ है 1945 का बसंत का समय था। एक ऐसा ऋतु आता है बसंत ऋतु, उसका समय है और हेलमुट की कहानी आपको यहाँ पे पढ़ना है। देखिए 1945 में बसंत ऋतु में हेलमुट की कहानी को बताया जा रहा है कि वो ऐसा ही समय था बसंत ऋतु का जब हेलमुट की इस कहानी का शुरुआत हुआ था, जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हम 1945 के बसंत और हेलमुट के इस कहानी के बारे में जान लेते हैं। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे तस्वीर लगाई है, लेकिन इससे कहीं भी हेलमुट का कोई सीधा संपर्क नहीं बनता है। लेकिन कहीं अगर आप तिरछी नजर से देखो तो आपको ये समझ में आएगा कहीं ना कहीं ये युद्ध का मैदान आपको दिख रहा होगा, ये युद्ध हो रहा है और कहीं ना कहीं हेलमुट की भी कहानी जो है वो इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको अब हेलमुट के कहानी के बारे में बताता हूँ। 1945 का समय है, बसंत ऋतु है और इसमें एक बच्चा है जिसका उम्र है 11 साल। ध्यान से समझिएगा, 1945 के बसंत में 11 वर्षीय जर्मन लड़के हेलमुट ने अपने माता पिता को इस बात पर बहस करते हुए सुना कि क्या उन्हें पूरे परिवार
के साथ खत्म कर देना चाहिए। अब देखिए अचानक से ऐसा क्या हुआ, 1945 के बसंत का समय है, एक 11 वर्षीय बच्चा है जर्मन का और वो नाम है उसका हेलमुट। वो अपने माता पिता को बात करते हुए सुनता है कि क्या मुझे अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अब देखिए पिताजी कह रहे हैं कि मुझे पूरे परिवार के साथ अपने आप को मृत्यु को गले लगाना है या फिर मैं अकेले अपने आप को मृत्यु को गले लगा लूं। तो ऐसा क्या सिचुएशन तैयार हो रहा था, ऐसी क्या बातें हुई थी। उसके पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर, मतलब हेलमुट के जो पिता थे वो एक डॉक्टर थे और उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था। जर्मनी के अंदर हेलमुट के पिता जो एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे जर्मनी के अंदर, उनको अपना फ्यूचर मतलब सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था, सिक्योर नहीं दिखाई दे रहा था। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा क्यों नहीं दिखाई दे रहा था, उसकी बातें हम आगे करेंगे। वे इस बात से डरे हुए थे कि मित्र राष्ट्र उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा उन्होंने अपाहिजों यहूदियों के साथ किया था। ये जो डॉक्टर थे हेलमुट के पिता, इनको इस बात का डर था कि अब मित्र राष्ट्र में जर्मनी के साथ जो युद्ध चल रहा था उसमें जर्मनी की हार हो गई है, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, तो क्या अब मित्र राष्ट्र भी वही सलूक करेंगे जो जर्मनी ने यहूदियों के साथ किया था, जो जर्मनी ने अपाहिजों के साथ किया था, जो जर्मनी ने और दूसरे लोगों के साथ किया था। अब इन लोगों ने किया क्या था और क्यों किया था, इसकी चर्चा हम इसके आगे के स्लाइड में करेंगे। अगले दिन हेलमुट अपने पिता के साथ आखिरी बार बाग में घूमने गया। क्या हुआ, जब ये स्टोरी सब चल रही थी हेलमुट के घर में, उसके अगले ही दिन क्या हुआ, हेलमुट जो था वो अपने पिता के साथ जो प्रसिद्ध डॉक्टर थे उनके साथ आखिरी बार बाग में घूमने गया, मतलब गार्डन में घूमने गया। उन्होंने बच्चों को पुराने गीत, मतलब पिताजी जो थे वो अपने बच्चों के साथ पुराने पुराने गाने गा रहे थे और खूब सारा वक्त साथ में बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में ही खुद को गोली मार ली। ये हेलमुट के पिता अगले दिन अपने बच्चों को लेके बाग में गए, अर्थात गार्डन में गए। वहां उन्होंने बच्चों के साथ पुराने पुराने गानों को गाया, उनके साथ बहुत सारा समय बिताया। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद जब उसके पिता अपने दफ्तर गए, अर्थात ऑफिस गए, तो वहां पे उन्होंने अपने दफ्तर में ही खुद को क्या कर ली, गोली मार ली, अपने आप को शूट करके आत्महत्या कर लिया। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है। हेलमुट जो है आज भी उस वक्त को याद करता है जब उसके पिता को दफ्तर से खून से सनी वर्दी में उनके घर पे लाया गया था और इसके अलावा उनको उनके आंगन में ही जला दिया गया था। इन सारी घटनाओं को देखकर हेलमुट को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खाना खाया। मतलब जब उसने इतना बड़ा सदमा देख लिया, माता पिता को बात करते हुए देख लिया, पिता को आत्महत्या करते हुए देख लिया, पिता को आंगन में जलते हुए देख लिया, तो वो इतना सहम गया, इतना डर गया वो बच्चा कि अगले कई सालों तक वो अपने घर का खाना नहीं खाया। उसे इस बात का डर सताता रहता था कहीं उसकी माँ उसे खाने में जहर न दे दे, क्योंकि वो तो सुन चुका था बच्चा, क्योंकि उसके पिता कह रहे थे हमें पूरे परिवार के साथ मर जाना चाहिए या फिर मैं अकेला आत्महत्या कर लूं। इस बात का जो डर था ना वो हेलमुट के दिमाग में बैठ गया था और वो सोचता था कि कहीं मैं घर का खाना खाऊंगा तो मेरी माँ मेरे वो खाने में जहर देके ना मुझे मार दे। इस बात के डर से वो कई सालों तक खाना नहीं खाया। हेलमुट को शायद यह समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उसके पिता नाजी थे। हेलमुट को इतनी सारी चीजें देख के बच्चा तो डर गया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ऐसा हो क्या रहा है, ऐसे किन कारणों के कारण हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हेलमुट के जो पिता थे, जो प्रसिद्ध डॉक्टर थे, वो नाजी थे और एडल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। मतलब जो हिटलर था, जो उसके विचार थे, जो उसके नियम थे, उसके द्वारा बनाए गए कानून थे, उसके समर्थक थे, वो भी कट्टर। जैसे हमारे भारत में कट्टर हिंदू होते हैं, कट्टर मुस्लिम होते हैं, कट्टर सोच के लोग होते हैं, ऐसे ही जो हेलमुट के पिता थे वो नाजी थे और एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने और पूरे यूरोप को जीतने के लिए प्रतिबद्ध था। जो हिटलर था वो ये चाहता था कि जर्मनी पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो
और वो कई और देशों के ऊपर कब्जा करना चाहता था, वो पूरे दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। इस कारण से हिटलर ने इतने बड़े बड़े कदम उठाए। अब आपके मन में चल रहा होगा कौन कौन से कदम उठाए कि इतना शुरुआत से ही इतना खतरनाक हुआ इसका। तो देखिए, उसने यहूदियों को मरवाया था, यहूदी नस्ल के जो लोग थे उसको हिटलर ने मरवाया था। नाजीवाद केवल इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। नाजीवाद में सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को मरवा दिया, जिप्सी को मरवा दिया, ये सब नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना है, बल्कि यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की एक पूरी संरचना है। जो नाजीवाद है इसमें राजनीति भी देखने को मिलेगा, पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगा, सोच, थिंकिंग पावर, मतलब कि कई प्रकार की चीजों का संलग्न करके तब जाके ये नाजीवाद जो है वो बन के उभरता है। अब इन नाजीवाद के बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे। अब हमारा अगला पॉइंट कहता है जर्मनी का समर्पण, जर्मनी का समर्पण और न्यूरेमबर्ग अदालत। ध्यान से समझिएगा, ये वार जो चल रहा था ये मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में चल रहा था। अब जो जर्मनी का समर्पण कहने का मतलब ये है कि जर्मनी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। वो ये मान गया कि अब मित्र राष्ट्रों के सामने वो और ज्यादा युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं है और जर्मनी ने समर्पण कर दिया। और यहीं से शुरुआत होता है न्यूरेमबर्ग अदालत का, एक ऐसा न्यायालय जिसको बनाया गया था इस युद्ध में जो अपराध हुआ था उस अपराध को जांच करने के लिए, और अपराध के अंदर जो अपराधी साबित हो जाएगा उसको दंड देने के लिए। ध्यान से समझना है कि जब जर्मनी ने समर्पण किया, जब जर्मनी ने अपना हार कबूल कर लिया, इस हार के बाद वहां पे मित्र राष्ट्रों के द्वारा न्यूरेमबर्ग एक न्यायालय या कमिटी या कहिए एक सोसाइटी बनाया गया जिसका काम था कि इस युद्ध में हुए अपराधों को जांचना कि किसके द्वारा अपराध हुआ है, किसने अपराध किया है, और जो अपराधी साबित हो जाए, जिसका जुल्म साबित हो जाए, उसे यहाँ पे दंड देने का काम था। अब हम शुरुआत करते हैं जर्मनी के आत्मसमर्पण से। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। देखिए 1945 में जर्मनी के द्वारा मित्र राष्ट्र जो थे जिसके साथ इसका युद्ध चल रहा था उसके सामने सरेंडर कर दिया कि भैया अब हम युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं है। इसने समर्पण कर दिया। हिटलर को अपनी लड़ाई का हश्र मालूम था। हिटलर जानता था कि उसने जिस प्रकार से युद्ध किया है, जिस प्रकार से जनसंहार किया है, लोगों को मारा है, अपाहिजों को मारा है, बूढ़े लोगों को मारा है, गैस चेंबर का यूज किया है, कत्ल खाने बनवाए हैं, तो उसका हश्र क्या होने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए उसने क्या किया, अपने और उसके प्रचार मंत्री जो थे जिसका नाम है गोयबल्स, उनको लेके, उनके परिवार को लेके बर्लिन के एक बंकर में अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया। ये जो बर्लिन का बंकर था ये जमीन से 50 मीटर नीचे था। उसमें ये मतलब हिटलर जो थे और उनके जो प्रचार मंत्री थे जिनका नाम था गोयबल्स, ये दोनों गए अपने परिवार के साथ और वहां पे आत्महत्या कर लिया। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद मित्र राष्ट्रों के द्वारा एक अदालत स्थापित किया गया। इस अदालत को शांति के विरुद्ध, मानवता के खिलाफ और युद्ध अपराधों के लिए नाजी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया। मतलब इस युद्ध में जिस प्रकार से नाजियों ने अपराध किया था, दुराचार किया था, जनसंहार किया था, इसकी सत्यता को जांचने के लिए इस अदालत को बनाया गया था। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है। अगला टॉपिक का नाम है नाजी जनसंहार। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, नाजी जनसंहार। यहां पे देखिए मुख्य रूप से मुद्दा ये था कि नाजियों का और बाहर के दूसरे नस्ल के लोगों के बीच में लड़ाइयां चल रही थी। हालांकि ये बहुत पुरानी लड़ाई है, लेकिन हम इससे मुख नहीं मोड़ सकते हैं कि आज ये हमारे समाज में नहीं चल रहा, आज भी हमारे समाज में चल रहा है। अब मैं कई दिनों से न्यूज के माध्यम से सुन रहा हूं कि जैसे अब मुंबई को ही ले लो। अब मुंबई हमारे भारत का एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है, बहुत अच्छा शहर है, बहुत पैसे वाला शहर है। लेकिन क्या शुरुआत से मुंबई बहुत पैसे वाला शहर था?
क्या शुरुआत से मुंबई इतनी चकाचौंध की दुनिया में था? क्या शुरुआत से ही मुंबई जो था वो इतना प्रसिद्ध था? नहीं, इसे प्रसिद्ध बनाया भारत के लोगों ने। और आज देखिए कि मैं कई सारे ऐसे न्यूज देखता हूं जिसमें वहां के जो मराठी लोग हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां पे जो राज ठाकरे वगैरह के जो, मैं तो गुंडा ही कहूंगा उनको, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया दूसरे व्यक्तियों के प्रति आती है, कहीं से भी ये सामाजिक नहीं है, कहीं से भी ये समाज के अंदर बर्दाश्त करने लायक नहीं है कि आप मराठी बोलो, आप दूसरी भाषा बोलोगे तो नहीं चलेगा। मैं पहले तो यही समझता था कि हम बिहार से हैं तो हमारा हश्र तो मुंबई में हमने कई बार ऐसा देखा है कि हमने वहां पे मार खाई है, हमने कई बार वहां पे गालियां सुनी है, कई बार हमें भगाया गया है। हम तो मजबूर हैं, हम तो मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास मतलब रोजी रोटी कमाने का साधन अपने राज्य में नहीं है, तो हम मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक ऐसे जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, वो गुजराती लोगों को भी मार रहे हैं, वो बंगाली लोगों को भी मार रहे हैं, वो अन्य सभी लोगों को मार रहे हैं और सरकार हमारी मुंह देख रही है। मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिन पे थप्पड़ चलाए जाते हैं, बुजुर्ग लोगों पे थप्पड़ चलाया जाता है, व्यापारी लोगों पे थप्पड़ चलाया जाता है। मुंबई में, महाराष्ट्र में अब शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे ना मैं तो समझता हूँ तानाशाही है। मैं हिटलर का आज वो कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा जिक्र करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अगर शिक्षक इन चीजों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो राजनेताओं को तो ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो राजनीति की रोटियां सेकनी है, उन्हें तो धांधली करना है, घोटाला करना है। इससे टाइम मिलेगा तभी तो वो आम नागरिकों के जीवन के बारे में सोचेंगे। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भाषा को लेके गुंडागर्दी हो रहा है, आप सोचो, क्या मुंबई के लोग, क्या महाराष्ट्र के लोग सिर्फ महाराष्ट्र में रहते हैं? उनका काम धंधा, व्यापार, बिजनेस मुंबई से बाहर नहीं है, महाराष्ट्र से बाहर नहीं है। अगर यही हाल उनका दिल्ली में उनके साथ किया जाए, कर्नाटक में उनके साथ किया जाए, बंगाल में उनके साथ किया जाए, बिहार में उनके साथ, उत्तर प्रदेश में उनके साथ किया जाए, इसी प्रकार से थप्पड़ यदि उनके कान के नीचे जरा जाए, तो क्या ये ठाकरे गैंग के जो गुंडे हैं इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे? स्वाभिमान सबसे बड़ा चीज होता है, और स्वाभिमान पर ठेस पड़ने पर एक मतलब मुर्दा व्यक्ति के अंदर भी जान हो जाता है। और लोगों के ये समझ में नहीं आता कि भाई ठीक है, आपका महाराष्ट्र है, आप मराठी बोलो ना, आपको मराठी बोलने से किसने मना किया? लेकिन आप दूसरों पे अपने चीजों को क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो कि नहीं तुम्हें मराठी बोलना पड़ेगा? मुझे मराठी नहीं आता, इसका क्या मतलब मैं महाराष्ट्र घूमने नहीं जा सकता? मैं महाराष्ट्र में रह नहीं सकता? अगर नहीं रह सकता तो ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है। तो फिर ऐसा लोकतंत्र का फायदा नहीं है। फिर तो मैं कहूंगा चाइना बढ़िया है, पाकिस्तान बढ़िया है, कम से कम लोकतंत्र का हवाला तो नहीं देता, लोकतंत्र का ढोल तो नहीं ढोता, लोकतंत्र का तबला तो नहीं बजाता कि हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, हमारा देश लोकतंत्र है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, नियम का। अरे नियम कानून क्या आपके सिर्फ कागजों में है, या फिर उसे अप्लाई भी किया जाना चाहिए? जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मैं दिन प्रतिदिन भाषा के लेके विवाद को देखता हूं, कभी किसी बुजुर्ग को मार खाते हुए देखता हूं, कभी गाली सुनते हुए देखता हूं, क्या ये सही है? क्या यहाँ पे सरकार की आंखें अंधी हो गई है? इन चीजों को सरकार को समझना चाहिए और इन चीजों को कंट्रोल में लाना चाहिए। या फिर सरकार कह दे कि नहीं, मुंबई में हमारी सरकार है और वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ऐसे तो सरकार को हर जगह कमियां दिखती है और अपनी कमियां कहीं नहीं दिखती है। और मैं किसी सरकार का सपोर्ट और विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आम जनता के जीवन के बारे में बता रहा हूं। हम यहाँ पे मुख्य रूप से अब अपने पॉइंट्स पे आ जाते हैं, हमें ज्यादा राजनीति में नहीं जाना है। राजनीति में जाने के बाद ये बड़े फंसा वसा देते हैं यार, गलती निकाल ही देंगे कहीं ना कहीं आपकी। हम यहाँ पे नासी जनसंहार के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर नासियों ने जनसंहार क्यों किया, किस प्रकार से किया, कहां किया और इनके करने के पीछे के मुख्य कारण क्या थे। अब हम नासी जनसंहार के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने क्या किया? जनसंहार, लोगों को मारना, लोगों को कत्ल करना, लोगों को जला देना, लोगों को गैस चैम्बर में डाल देना, ऐसी हरकतें किसने शुरू कर दी? जर्मनी ने। जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। यूरोप में रहने वाले कुछ खास जाति धर्म के लोगों को ग्रुप में मारा जाने लगा। ग्रुप कहने का मतलब है कि झुंड में 1000 लोगों को एक साथ, 5000 लोगों को एक साथ, ऐसे करके मारा जाने लगा। किसके द्वारा? जर्मनी के हिटलर तानाशाह के द्वारा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा
इस युद्ध में लगभग 60 लाख यहूदियों को मारा गया। सोच लो कितना बड़ा आंकड़ा है, 60 लाख यहूदियों को मारा गया, 2 लाख जिप्सियों को मारा गया, 10 लाख पोलैंड के नागरिकों को मारा गया। हो गया ना लोकतंत्र का ध्वंस, हो गया ना डेमोक्रेसी खत्म। मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक यहाँ पे मारे गए। हम आज भी समझते हैं अपने भारत में जो मानसिक बीमार हैं, जो अपंग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सेवा होनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और इस पागल व्यक्ति को देखो, 70,000 ऐसे व्यक्ति जो विकलांग थे, जो मानसिक रूप से अपंग थे, जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, उनको मार दिया गया। ये हिटलर की तानाशाही थी। इसके अलावा अनगिनत राजनीतिक विरोधियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इससे भी जब हिटलर का मन नहीं भरा, एक बार मैं आंकड़ा आपको फिर से बताना चाहूंगा, 60 लाख यहूदियों को मार दिया, 2 लाख जिप्सियों को मार दिया, 10 लाख पोलैंड के नागरिक को मार दिया, अपंग विकलांग लोगों को 70,000 को मार दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो इसके विरोध में जो नेता बोल रहे थे इसके देश में, जो अपोजिशन में थे, उनको भी चुनवा चुनवा के मार दिया। तो ये एक प्रकार का जनसंहार है, नागरिक के हक का दोहन है, लोकतंत्र का ध्वंस है, तानाशाही है जो हिटलर के द्वारा किया जा रहा था। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारने के लिए ये इन्होंने ऑस्विट्ज जैसे कत्ल खाने बनवाए। यहाँ पे हिटलर जो था सामूहिक रूप से लोगों को मारने के लिए कत्ल खाना बनवा रखा था, जहां पे लोगों को मारा जाता था, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मारा जाता था। एक गैस चेंबर था, एक कमरा जैसा था, उसमें जहरीली गैस छोड़ दिया जाता था और हजारों लोगों को बंद करके मार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नात्सियों को मौत की सजा दी। इन्होंने, नात्सियों ने लाखों लोगों को मारा, लाखों लोगों को मारा, लेकिन जब इन्होंने अदालत बनाया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 11 मुख्य रूप से जो दोषी पाए गए उनको मौत की सजा दी और बाकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह सजा उनकी बर्बरता और जुल्मों के मुकाबले बहुत कम था। जिस प्रकार ने नात्सियों ने यहाँ पे यहूदियों के साथ, जिप्सियों के साथ, पोलैंड के नागरिकों के साथ, शारीरिक रूप से अपंग लोगों के साथ, अपोजिशन के लीडर के साथ जिस प्रकार से बर्बरता किया, उसके अपेक्षा देखा जाए तो इनकी सजा कुछ भी नहीं थी। क्योंकि मित्र राष्ट्र पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपे गए कठोर दंड को दोहराना नहीं चाहता था। मित्र राष्ट्र नहीं चाहता था कि फिर से वही सिचुएशन तैयार हो, फिर से इनके मन में वही द्वेष उत्पन्न हो, उनके मन में फिर से हमारे प्रति वही कटुता उत्पन्न हो, जिस कारण से आज इतनी बड़ी युद्ध का अंजाम हुआ है। तो ये चीजें नहीं चाहते थे मित्र राष्ट्र, इसीलिए उन्होंने जो मुख्य आरोपी थे 11, उनको तो मौत की सजा दे दी और बाकी जो बच गए थे उनको उम्र कैद की सजा दे दी और उनके साथ कोई ज्यादा बर्बरता नहीं किया गया था। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है वाइमर गणराज्य का जन्म। अब ये वाइमर गणराज्य क्या है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। क्लास 9th की अगर हम बात करें तो ये तो चलो सिलेबस का टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा मैं 11th, 12th और इसके बाद 16 के बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, ये सभी बच्चों के लिए जो वाइमर गणराज्य है इसका जन्म, या फिर वाइमर गणराज्य किसे कहते हैं, वाइमर गणराज्य के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रखना इंपॉर्टेंट है। तो वाइमर गणराज्य के बारे में जान लेते हैं कि वाइमर गणराज्य क्या था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वाइमर गणराज्य की अगर बात की जाए तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। देखिए ध्यान से समझिए, 20वीं शताब्दी की अगर हम बात कर रहे हो तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कह लीजिए मध्य तक की अगर हम बात कर ले तो जर्मनी जो था एक ताकतवर साम्राज्य था, पैसे वाला साम्राज्य था, मतलब और देशों की अगर बात करें तो उससे ज्यादा शक्तिशाली था, जिसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, इंग्लैंड थे, फ्रांस थे और रूस था, इन सभी के खिलाफ पहला विश्व युद्ध किया जो 1914 से लेके 1918 तक चला। तो सबसे पहला प्रश्न आपका तैयार हो जाता है कि मित्र राष्ट्र में कौन थे, तो आपको बताना है मित्र राष्ट्र में पहले नंबर पे इंग्लैंड था, उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्रांस था और तीसरे नंबर पे रूस था। ये युद्ध जो था इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं, ठीक है, ये भी कंप्लीट है।
अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, हुआ कब था? तो 1914 ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और 1918 इसका एंड पॉइंट था। मतलब 1914 से शुरुआत होकर 1918 तक चला और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। यह युद्ध लंबा खींचा और पूरे यूरोप को आर्थिक रूप से निचोड़ कर रख दिया। 4 साल तक युद्ध करना आपको मामूली बात लगता है क्या? नहीं ना। 4 साल तक युद्ध चला जिससे पूरे यूरोप का आर्थिक ढांचा चरमरा गया, पैसे का बहुत ज्यादा खर्च, खेती बाड़ी निपट गया, सैनिक बहुत सारे मारे गए। तो इससे क्या हुआ, यूरोप का आर्थिक रूप से दिवाला निकल गया। जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके शुरुआत में सफलता भी हासिल कर ली। शुरुआत में क्या किया जर्मनी ने, मित्र राष्ट्र में जो आते हैं, फ्रांस इस पे कब्जा कर लिया, बेल्जियम पे कब्जा कर लिया। लेकिन यह ज्यादा दिन तक चला नहीं। 1917 में अमेरिका के मित्र राष्ट्रों में शामिल होने के बाद नवंबर 1918 में केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पड़े। ये तब तक जर्मनी जीत रहा था जब तक अमेरिका का एंट्री नहीं हुआ था, लेकिन जब 1918 में अमेरिका ने एंट्री मारा उसके बाद जर्मनी के साथ वाले देश भी हार गए और जर्मनी को भी घुटने टेकने पड़ गए। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई। देखिए, वाइमर गणराज्य की बात कर रहे थे यहाँ पे हम, तो वाइमर जो जगह है वहां पे एक सभा बुलाई गई, मीटिंग बुलाया गया, जिसमें औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। जितने भी महिलाएं थी जो वयस्क थी, जैसे हमारे 18 साल 21 साल का उम्र तय होता है ना, ऐसे ही वहां के सभी लोगों को वोट देने का और एक समान अधिकार पाने का अधिकार दिया गया। कौन सा जगह था? वाइमर जगह था। यहाँ पे सभा बुलाई गई और इसी सभा में इन सभी को वयस्क मताधिकार देने की बात की गई या दे दी गई। यहाँ पे आपको याद रखना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, तब तक मित्र राष्ट्र हार रहे थे जब तक अमेरिका की एंट्री नहीं थी। अमेरिका की एंट्री होने के बाद इनके दुश्मन जो जर्मनी था वो हार गया, घुटने टेक दिया और यहाँ पे मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और ये युद्ध चला 4 सालों तक। मित्र राष्ट्र में आपको याद रखना है, शुरुआत में अमेरिका नहीं था, इंग्लैंड था, फ्रांस था और रूस था। अमेरिका की एंट्री 1918 में होती है, जिसके बाद मित्र राष्ट्र जीत चुके थे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले टॉपिक का नाम है वर्साय की संधि और इस संधि से होने वाले प्रभाव के बारे में। तो हम सबसे पहले वर्साय की संधि को देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का VVI पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए और इसका प्रभाव जो है ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वर्साय की संधि जो हुई थी इसके बड़े गंभीर प्रभाव देखने को मिले। तो इन प्रभावों को भी समझना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जब वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई तो यह जो नया गणराज्य था ये जर्मनी के कई लोगों को रास नहीं आया। रास नहीं आया कहने का मतलब है पसंद नहीं आया। जर्मनी के लोगों को ही नया जो तौर तरीका था वो पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की एंट्री हुई थी मित्र राष्ट्रों के साथ, उसके बाद जर्मनी की हार हो गई थी। इसके बाद जो जर्मनी के साथ संधि की गई उसमें जर्मनी को कई प्रकार से प्रताड़ित किया गया, बहुत कठोर शर्तें सौंप दिया गया। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। जिस प्रकार से शांति वर्साय के अंदर जो शांति संधि कह रहे थे मित्र राष्ट्र के लोग जर्मनी के साथ, इसमें जिस प्रकार से उनको यातनाएं दी गई, जिस प्रकार से जर्मनी को नीचा दिखाया गया, वो इसके लिए काफी अपमानजनक था। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश लगभग ध्यान से समझिएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा, 10% आबादी छोड़नी पड़ी। पूरे जर्मनी के अंदर जितनी भी आबादी थी उसका 10% आबादी मित्र राष्ट्रों ने छीन लिया। 13% भूभाग छीन लिया। 13% जो टोटल था उसका 13% जमीन मित्र राष्ट्रों ने छीन लिया। 75% लौह भंडार छीन लिया, मतलब कि लगभग इसको कंगाल कर दिया। 26% कोयला भंडार छीन लिया। फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को सौंपने पड़े। जर्मनी को अपनी ये सारे जो उपनिवेश थे वो दूसरे देशों को सौंपने पड़े और इसका यहाँ पे आर्थिक ढांचा जो है वो चरमरा गया। जब मित्र राष्ट्रों का इससे भी दिल नहीं भरा तो उन्होंने जर्मनी की जो बची खुची ताकत थी उसको खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी, उसका जो आर्मी था उसको भी खत्म कर दिया।
युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। युद्ध में तो सारे देश लड़ रहे थे, मित्र राष्ट्र भी लड़ रहे थे, उनके साथी देश भी लड़ रहे थे, लेकिन जो भी नुकसान हुआ उसके लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। 6 अरब पाउंड का जुर्माना उस समय जर्मनी के ऊपर लगाया गया। खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा था। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोयले के भंडार पे, लोहे के भंडार पे, इनकी आबादी पे, जमीन पे, सब पे ज्यादातर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर रखा था। इसके अलावा इन्होंने 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया जो इनको सोने के रूप में देना था। सोना देके इस पैसे को चुकाना था और बाद में जाके जर्मनी का सोने का भंडार भी खत्म हो गया। अब आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है युद्ध का असर और आर्थिक संकट। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा ये कि युद्ध का जो असर था, ये जो वार हो रहा था, ये जो लड़ाई हो रही थी, इसका असर क्या हो रहा था और इसके असर में साफ साफ संकट आर्थिक रूप से देखा जा रहा था। मतलब बहुत ज्यादा पैसे खर्च होने के कारण आर्थिक स्थिति में काफी गिरावट देखने को मिला। लोग बेरोजगार होते गए, खेतों में अनाज नहीं उग पा रहा था, खाने पीने की चीजों में दाम जो है, जो रेट है, वो काफी मतलब उछाल देख रहा था। मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें पैसों में बढ़ोतरी हो गई थी। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम युद्ध के असर और इसके आर्थिक संकट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, ये आपका VVI पॉइंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये जो युद्ध हुआ है ना, इस युद्ध में क्या हुआ कि पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक रूप से तो क्षति पहुंचाया ही गया, इसके साथ साथ ये आर्थिक रूप से भी टूट गया। मतलब यहाँ का इकोनॉमिकल सिस्टम ना बिल्कुल बेकार हो गया। लोगों के पास रोजगार नहीं था, पैसे नहीं थे। दोनों ही स्तरों पर इसे तोड़ दिया। कौन कौन से स्तर पे? पहला तो आप बताएंगे मनोवैज्ञानिक स्तर, और दूसरा जो है वो आर्थिक स्तर है। यूरोप जो कभी कर्ज देने वाला एक महाद्वीप हुआ करता था, पहले ये दूसरे को कर्ज देता था। अब बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे युद्ध बढ़ा तो ये कर्जदार हो गया, ये दूसरों से कर्ज ढूंढने लगा। कहां पे? पहले ये दूसरों को कर्ज दिया करता था और जब युद्ध बहुत लंबा चला तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से तो खराब हुआ ही हुआ, आर्थिक रूप से भी अपंग हो गया और इसके बाद ये कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। नवजात वाइमर, नवजात वाइमर कहने का मतलब है कि जो नया नया वाइमर गणराज्य बना था, उसको पुराने साम्राज्य द्वारा दिए गए अपराधों का हर्जाना भरना पड़ा। जो मित्र राष्ट्र ने इसके ऊपर कर्जा थोप दिया था, उसको भरते भरते ये जो वाइमर गणराज्य था, जो नया नया बना था, इसकी हालत खराब हो चुकी थी। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा, साथ ही साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी यह अपंग हो गया। अब सोचो, जो पहले के जर्मनी ने गलती कर रखी थी, उसका हर्जाना वाइमर गणराज्य को भरना पड़ रहा था। वाइमर गणराज्य को देश के तरफ से भी काफी अपमान सहना पड़ रहा था। इसके अलावा जो कर्ज था इतना मोटा, उसका भी रकम चुकाना पड़ रहा था। लोग इसको हे दृष्टि से देखते थे, तो एक तरह से समझ लो कि ये अपंग हो गया था, विकलांग हो गया था। कौन? वाइमर गणराज्य, जो नया बन के उभरा था, जो नवजात था, वो बिल्कुल अपंग हो गया था। यहां पे एक गलती और हो रही थी। अब उस गलती के बारे में जान लीजिए कि जो सिपाही थे, जो सेना के लोग थे, उनको आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। जो सिपाही थे, जो युद्ध लड़ चुके थे या युद्ध लड़ रहे थे, उन सिपाहियों को आम नागरिक जो होता है, जो आम जनता होता है, आम पब्लिक होता है, उससे ज्यादा सम्मान मिलता था, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। और राजनेता तथा प्रचारक पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होने पर जोर देने लगे। जो नेता थे उस समय के, वो ये कहते थे वहां के लोगों को कि आपको मर्दाना ताकत आपके पास होना चाहिए, आपको अधिक से अधिक बच्चे को पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए, आपको आक्रामक होना है, आपको युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना है। ऐसा कौन कहता था? वहां के नेता कहते थे। किसको कहते थे? वहां के आम जनता को कहते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार
और राष्ट्रीय सम्मान एवं प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई। अब लोगों को भी लगने लगा कि भाई हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, हम आक्रामक बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। तो इस सोच को लेके ना उनको बाकी दुनिया की और कोई चीजें दिखती ही नहीं थी। बस वो ये सोचते थे कि हमें बॉडी बनाना है, हमें आक्रामक होना है, हमें युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना है, हमें मतलब ऐसा माइंड सेट कर दिया वहां के राजनेताओं ने, वहां के लोगों का, कि वो लोग दुनियादारी और कुछ समझते ही नहीं थे। बस उनको ये समझ में आता था कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना है, हमें आक्रामक बनना है, हमें युद्ध के लिए तैयार करना है, हमें लड़ाइयां करनी है। और हाल में ही सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। जब वहां पे वाइमर गणराज आया तो रूढ़िवादी नेता वहां के तानाशाह हो गए और लोगों का भी उनको समर्थन पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत ही नाजुक विचार था। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी बहुत ही नया था, बहुत ही नाजुक था। कोई उसके तथ्य को नहीं समझता था, कोई उसकी बातों को नहीं समझता था। दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। ये जो लोकतंत्र था, जो डेमोक्रेसी था, जिस प्रकार के सिचुएशन में इसकी बातें चल रही थी, ऐसे में लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं रह गई, लोकतंत्र की मायने कोई रह ही नहीं गए, लोकतंत्र का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं करता था, उसके मान सम्मान को कोई आदर ही नहीं करता था। तो ये क्या हो गया, ये सामना ही नहीं कर पाया। कौन? लोकतंत्र। लोकतंत्र के विचार को वहां पे गौण होना पड़ा, दबना पड़ा। अब हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, अगली स्लाइड के मुख्य पॉइंट्स को देखते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा हमारे हिटलर के उदय के समय में और नास्तिवाद के सोच के समय में, कि रेडिकलवाद कौन थे और इस समय में आर्थिक संकट कैसे आया। तो राजनीतिक रेडिकलवाद के बारे में जान लेते हैं और इनके कारण कैसे आर्थिक संकट आया, कैसे वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कैसे वहां के लोग त्राहिमाम करने लगे, बेरोजगार हो गए, भोजन को तरस गए। इन सारे पॉइंट्सों को हम इसमें समझने वाले हैं। अब यहां पे समझिए कि जिस समय जर्मनी के अंदर नए नवजात वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, वाइमर गणराज्य का निर्माण हुआ था, उसी समय रूस के अंदर, मतलब दूसरी तरफ समझिए, दूसरी तरफ रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति के तर्ज पर जर्मनी में भी स्पॉटकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। एक तरफ तो आप देखिए कि रूस की क्रांति हो चुकी थी और उसको देखा देखी अब दूसरे देश वाले लोग भी अपने अंदर तानाशाह को हटाकर लोकतंत्र लाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे शहरों में मजदूर जो थे या फिर नाविक जो थे या सोवियत के जो लोग थे, वो अपना ग्रुप बनाने लगे, अपनी सोवियतें बनाने लगे। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत नारे गूंज उठे। वहां के जो मजदूर थे, वहां के जो नाविक थे, वहां की जो आम जनता था, वो रूस की तरह जो बोल्शेविक क्रांति में हुआ था वैसा ही कुछ अपने देश के अंदर लाना चाहते थे। वो सभी जो थे वो क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि सोवियत में जो शासन व्यवस्था चल रहा है उसी व्यवस्था को हमारे यहां भी लाया जाए। इसीलिए क्या हुआ, समाजवादी, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग नस्ल के लोगों ने मिलके एक अलग व्यवस्था का निर्माण करने की बात कही, एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गणराज्य की स्थापना करने का फैसला लिया। इन्होंने कहा कि अब यहाँ पे डेमोक्रेसी होगा, लोकतंत्र होगा, जनतंत्र होगा, जनता के द्वारा शासन होगा और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलेगी। अब वाइमर गणराज्य ने क्या किया, वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। जो पुराने सैनिकों का एक संगठन था, एक ग्रुप था, उसका नाम था फ्री कोर। अब उसने क्या किया, वाइमर गणराज्य ने इस सैनिकों की मदद ली और इनके इन फैसले को दबा दिया। इस घटनाक्रम के बाद स्पॉटकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाल दी। अब जब ये घटना खत्म हो गया, जब वाइमर गणराज्य के लोगों ने जो सैनिकों के पहले के अधिकारी थे या फिर जो ग्रुप था उनका, जिनका नाम था फ्री कोर, उससे तो इनको दबा दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, स्पॉटकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार डाल दी। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, क्योंकि दोनों के विचार अलग थे,
दोनों के सोच अलग थे, दोनों के काम करने के तरीके अलग थे, और कहां एक तरफ अमेरिका और कहां एक तरफ रूस। दोनों में तो शुरुआत से ही नहीं बन रहा था, दोनों एक दूसरे के तो दुश्मन ही थे। तो इसके बाद ये क्या हुआ, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, एनिमी हो गए, और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल पाए। अब जब इनके आपस में बना भी नहीं है, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ खड़े ही नहीं है, तो इस कारण से क्या हुआ, ये हिटलर के खिलाफ कभी खड़ा ही नहीं हुआ। हिटलर हमेशा मनमानी करता रहा। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे जो थे वो रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। अब जो यहाँ पे क्या हुआ, जो क्रांतिकारी थे और जो उग्र राष्ट्रवादी थे, दोनों ही क्या करने लगे, रेडिकल समाधानों के खिलाफ आवाज उठाने लगे, उनके खिलाफत में बोलने लगे। क्योंकि हिटलर के लिए तो तब बोल सकते थे ना जब साम्यवादी और समाजवादी दोनों एक साथ खड़े होते, दोनों का विचार मिलता, दोनों के लोग मिलते, तब इनकी संख्या ज्यादा हो सकती थी। लेकिन दोनों तो आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए, तो इनका जो ग्रुप था वो बट गया, और बटने के कारण कभी भी ये हिटलर से लोहा नहीं ले पाए, कभी वो हिटलर से लड़ नहीं पाए, कभी भी उसके सामने सही से खड़े नहीं हो पाए। अब यहां पे क्या हुआ कि जो रेडिकलवादी विचार था, उसको राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जब वहां जर्मनी में आर्थिक संकट आया, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, और खाने की चीजों में आग लगा हुआ है। आग लगा कहने का मतलब है उसके रेट में बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। उस समय रेडिकल वाले लोगों को काफी बल मिला ताकि वो अपनी सत्ता को मजबूत कर सके। जर्मनी में पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा गया था, यह भी याद रखिएगा। जर्मनी जो पहला विश्व युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा, डेट में बता देता हूं, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। तो ये किसके ऊपर लड़ा गया, कर्ज लेकर, कर्जा लेकर, इंटरेस्ट पर पैसा लेकर, सूद पर पैसा लेकर जर्मनी युद्ध तो लड़ लिया। लेकिन युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। उसे जो भी हर्जाना देना था वो सोने के रूप में देना था, गोल्ड के रूप में देना था। अब बेचारा क्या करे, इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो गए। अब उसके पास सोना ही नहीं बचा, उसके पास गोल्ड था ही नहीं, उसका भंडार ही खत्म हो गया कर्जा चुकाते चुकाते। आखिरकार अंतोगत्ता आदमी थक गया, आदमी परेशान हो गया, और 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। कहा कि भैया हम नहीं चुकाएंगे पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है। साला तुम पूरा सोना ले लिए हमारा, यार पैसा भी मांग रहे हो। 6 अरब पाउंड डॉलर जो होता था उसके ऊपर जो कर्ज रख दिया, उसका कोयला का भंडार छीन लिया, उसकी सेना भंग कर दी, उसका लोहा का भंडार छीन लिया, उसका जितना भी औद्योगिक क्षेत्र था उस पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। इसके पास बचा क्या, अब ये बेचारा कर्जा कहां से दे। तो जो सोना था वो तो चुकाया, जब तक था इसके पास भंडार तब तक तो चुकाया, लेकिन सोना जब खत्म हो गया इसने साफ साफ कह दिया कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, अब तुम्हें जो करना है कर लो। अब फ्रांसीसी सब भड़क गया, फ्रांस के जो लोग थे वो भड़क गया। उन्होंने क्या किया, इसके जितने भी औद्योगिक इलाके थे उस पर कब्जा कर लिया, जितने भी इसके मतलब उद्योग वाले क्षेत्र थे उस पर कब्जा कर लिया। जो जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था, जहां पे जर्मनी का सबसे ज्यादा कोयला खानों से निकाला जाता था, उस कोयले के खदानों पर ही, उसके उद्योगों पर फ्रांस के लोगों ने कब्जा कर लिया। कहा भैया अगर तू पैसा नहीं देगा, तू हर्जाना नहीं चुकाएगा, तू गोल्ड नहीं देगा, सोना नहीं देगा, तो भाई औद्योगिक क्षेत्र पर हम कब्जा कर लेंगे और इससे हम पैसा अपना पूरा करेंगे। तो ये व्यवस्था हो गई थी वहां पे। इसके बाद एक और बड़ी घटना घट गई। अब बेचारा जर्मनी बौखला गया, अब वो उसके दिमाग में ना सनक सा आ गया। क्या होता है जब इंसानों के जीवन में मतलब कि कुछ सिस्टम गड़बड़ हो जाए, एक मनुष्य का ये होता है, मतलब कि ये नेचुरल थिंग है कि अगर मनुष्य बहुत ज्यादा घबरा जाए ना तो वो कुछ ऐसे उटपटांग काम करने लगता है जिससे उसका और मतलब कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अब इसने क्या किया कि फ्रांस ने जब उसके औद्योगिक क्षेत्र पे कब्जा कर लिया तो ये बौखला गया। ये उसका विरोध करने के लिए बड़े पैमाने पर मुद्रा ही छापना शुरू कर दिया, पैसा छापना शुरू कर दिया, करेंसी छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अब ज्यादा पैसा छापने से आप ज्यादा करोड़पति तो नहीं हो जाएंगे ना। अब जर्मनी बौखला गया, इतना पैसा छापने लगा, इतना पैसा छापने लगा कि उसके मुद्रा का वैल्यू ही गिर गया, क्योंकि मुद्रा का वैल्यू तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों को देख के होता है ना। तो यहां पे वही बात हुई। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। अब सोच लो
एक डॉलर अगर लेके जाता तो वहां पे 24,000 रुपए उसको मिलता, इतना वैल्यू गिर गया। लेकिन बात यहीं पे रुकी नहीं, जो जुलाई में जाके 3,53,000 हो गया। अब सोचो, जो कीमत यहां पे अप्रैल के महीने में 24,000 था, वही जुलाई में जाके 3,53,000 हो गया। और यहीं पे बात नहीं रुका, अगस्त में जाके 46,21,000 कर दिया। इतना पैसा छापे जा रहा था बेवकूफी की तरह। और ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, दिसंबर के महीने में जाके ये क्या हो गया, 9,88,60,000 मार्क हो गया। मतलब कि अगर आप 1 रुपए अमेरिका का, अगर आपके पास $1 है और आप जर्मनी में लेके चले गए, तो उस समय क्या हो जाएगा कि आप करोड़पति, सीधे 10 करोड़ के मालिक। ये तो बड़ा बढ़िया सिस्टम हो गया। एक अमेरिका का डॉलर का वैल्यू जर्मनी में उस समय लगभग 10 करोड़ के बराबर हो गया। अगर आप 1 रुपए 10 रुपए अगर लेके जाओ तो आप सीधे अरबपति हो जाओगे, ऐसा सिस्टम हो गया। जर्मनी ने इतना ज्यादा मार्क एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, ये जर्मन का मुद्रा था। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है ना, वैसे ही जर्मनी में मार्क चलता है और अमेरिका में डॉलर। तो उसके डॉलर का वैल्यू कितना हो गया, 9,88,60,000। कब, दिसंबर के महीने में। ये बेचारा लगातार पैसे छापने पे लग गया, मतलब कंटिन्यू पैसा छापे जा रहा है, छापे जा रहा है, छापे जा रहा है। अब जर्मनी ने इतना पैसा छाप दिया कि $1 के बदले खरबों मार्क मिलने लगे। लोग $1 में खरबपति, करोड़पति, लाखपति नहीं। लाखपति करोड़पति तो अप्रैल तप्रैल के महीना में होता था, अब वो खरबपति हो जाते थे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी की चीजों की कीमतों में आसमान छूने लगा। मतलब कि रोजमर्रा की जो चीजें थी वो इतनी ज्यादा महंगी होने लगी, इतना ज्यादा उसको पैसे में उछाल देखने को मिला कि रेखा चित्रों में, आपके बुक में आपको दिखाया जाएगा कि पाव रोटी खरीदने के लिए लोग बैलगाड़ी में नोट भर कर ले जाते थे। सोचो, एक पाव रोटी खरीदने के लिए लोगों को बैलगाड़ी में रुपया लेके जाना पड़ता था। ये हाल हो गया पैसे का। आपके बुक में दिखाया गया है उस डायग्राम को, आप चाहे तो देख सकते हैं। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया। जो जर्मनी यूरोप का एक ऐसा देश जो दूसरे को कर्ज देता था, आज वो हंसी का पात्र हो गया। बस लोग उसको कहते थे, यार जर्मनी का कुछ भला हो जाए, जर्मनी को कुछ बुद्धि आ जाए। इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। ये जो संकट था, जो जर्मनी ने पागलपन के अंदर इतने ज्यादा पैसों को छाप दिया कि उस दौरान इस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है, जर्मनी जो था, सारा किस्सा तो यहाँ पे जर्मनी का ही हो रहा है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने हस्तक्षेप किया कि भाई जर्मनी अगर ऐसा रहा तो एक देश विलुप्त हो जाएगा, उसकी स्थिति और खराब हो जाएगी। और उसने डॉक्स योजना बनाई। 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, किसने पहल किया, अमेरिका ने पहल किया, जर्मनी को बचाने के लिए पहल किया। और उसने योजना का नाम रखा डॉक्स योजना। 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। अब ये हर्जाने वाली बात कहां से आई, ये वही बात है जो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के ऊपर सौंपा था। इसके सेना को भंग कर दिया, इसके कोयले के भंडार को अपने कब्जे में ले लिया, इसके औद्योगिक क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, इसकी 13% जमीन भी तो ले लिया था। तो ये सारी चीजों के शर्तें को अमेरिका ने कहा कि भाई इसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो जर्मनी पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और हो सकता है कि फिर से एक युद्ध हो जाए, फिर से कोई हिटलर जैसा तानाशाह पैदा हो जाए और वो पूरी दुनिया को तबाह कर दे। क्योंकि इंसान के जज्बात से बड़ा कोई चीज नहीं होता। इंसान अगर जज्बाती हो जाए, अगर कोई बातें इंसान के दिल को छू जाए, तो वो इंसान वो कर सकता है जो आपने सोचा नहीं होगा। कई बार लगता है कि हम तो बहुत बॉडी बिल्डर हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम पैसे वाले हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन एक बात याद रखो, बहुत छोटी सी बात है, हम कितने भी शक्तिशाली हैं, हम कितने भी पावरफुल हैं, हमारा पहुंच भले ही कहीं तक है, हमारा भले ही पहुंच सरकार से लेकर सेंट्रल तक है, लेकिन एक छोटी सी गोली ना इंसान को धराशाही कर देता है। एक छोटी सी चींटी हाथी को ना अपने औकात पे ला देता है। तो बात जब यहाँ पे ईमान की होगी, बात जब यहाँ पे लोगों की स्वाभिमान की होगी, तो पतला दुबला व्यक्ति भी ना बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को धराशाही कर सकता है। तो यहाँ पे वही अमेरिका समझा रहा था कि भाई देख ले, एक हिटलर तो संभल नहीं रहा है, अब पता चले कि तुम कुछ ऐसा ना कर दो कि यहाँ पे 200-400 हिटलर पैदा हो जाए तो साला पूरा दुनिया इसको नहीं संभाल पाएगा।
एक हिटलर तो पूरे दुनिया को नाकों में दम कर दिया ना। अगर 200-400 हिटलर पैदा हो गया तो सोच, अमेरिका कह रहा था कि भाई हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हम भी हाथ खड़े कर देंगे। तो इसलिए कहा इसने कि भाई तुमने जो हर जाने की शर्त रखी है उसको बदलो। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड जो है वो कहता है मंदी का साल। मंदी का मतलब होता है जब कोई भी रोजगार ना हो, आदमी बेरोजगार हो जाए, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन ना हो रहा हो, उत्पादन नहीं हो रहा हो, तो ऐसे समय को हम क्या कहेंगे? मंदी का टाइम कहेंगे। मतलब कि ऐसा समय जिसमें रोजगार बिल्कुल ना के बराबर हो, खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं होता हो, लोग घर पे बेकार बैठे हो, मतलब आप कह सकते हो बेकार हो जाना, किसी भी प्रकार के काम को ना करना या फिर किसी प्रकार का काम ना मिल पाना, तो इसे हम कहते हैं मंदी के साल। ये भी आपके लिए VVI पॉइंट रहेगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मंदी के साल से जुड़े हुए कई प्रश्न आपने पहले के फाइनल एग्जाम में देखा होगा। फाइनल एग्जाम में मंदी के साल से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। तो अब हम आप सभी के साथ चर्चा करने वाले हैं कि मंदी के साल में आखिर ऐसा जर्मनी के अंदर क्या हुआ था। मंदी के साल में हम बात कर लेते हैं कि लगभग 1924 से लेके 1928 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जर्मनी जो है इसमें कुछ स्थिरता रही। स्थिरता कहने का मतलब है जर्मनी के अंदर कुछ शांति देखने को मिला, वह कुछ ठहराव देखने को मिला। लेकिन यह ठहराव जो था या फिर कह सकते हैं जो यह स्थिरता था वो अल्पकालिक था, मतलब कि बहुत कम समय के लिए था। यह स्थिरता जो था, वो ठहराव जो था, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि अमेरिकी कर्जों पर यह आश्रित था। ये जो ठहराव आपको जर्मनी में देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं अमेरिका द्वारा दिए गए कर्ज के ऊपर था। लेकिन यहाँ पे एक मैटर हो गया, क्या हुआ? 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जिसे हम शेयर बाजार कहते हैं, वो धराशायी हो गया। मतलब शेयर बाजार में काफी गिरावट देखने को मिली। तो जर्मनी को जो हेल्प मिल रहा था, जो मदद मिल रहा था अमेरिका के माध्यम से, वो रातों रात मिलना बंद हो गया। जब अमेरिका के अंदर शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिला तो अमेरिका ने जर्मनी को यह मदद देना बंद कर दिया। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। शेयर मार्केट वगैरह में तो यही होता है ना कि जब लोगों को लगता है कि बाजार गिरने वाला है तो उनके पास जो शेयर है उसको फटाफट हटा देते हैं। तो यही कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे। 24 अक्टूबर को एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। मतलब एक दिन में, वन डे में 1.3 CR शेयर को बेचा गया। उस समय आप सोच सकते हो 24 अक्टूबर, उस समय ये 1924-1928 की बात चल रही है, 1.3 करोड़ शेयर को बेच दिया गया। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। यहीं से महामंदी शुरू हुआ। मंदी के साल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहीं से मंदी की शुरुआत हुई। 1929 से 1932 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय आधी रह गई। अमेरिका की जो कमाई थी, अमेरिका इतना दादा क्यों बनता है, अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसकी कमाई है, उसकी कमाई बहुत ज्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका के ही पास है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अगले 3 साल में जो अमेरिका की कमाई थी वो सिर्फ और सिर्फ आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ठप हो गया, किसानों की हालात खराब हो गए। किसान जो थे, फार्मर जो थे, उनकी हालात खराब हो गए। सट्टेबाज अर्थात जो शेयर मार्केट में काम करते थे वो अपने पैसे निकालते जा रहे थे, वो अपने शेयर को बेच के अपने पैसे लगातार निकालते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी के असर को दुनिया भर में महसूस किया गया। देखिए मंदी कहां आया, अमेरिका में आया, लेकिन इसका जो फील था वो पूरी दुनिया के देशों के अंदर हुआ। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के देशों के अंदर इस मंदी का असर देखने को मिला है। अब हम बात करेंगे कि इस मंदी के समय में सबसे बुरा प्रभाव कहां पड़ा। तो देखिए इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, क्योंकि जर्मन अर्थव्यवस्था पर तो प्रभाव पड़ना ही था, क्योंकि जर्मन की जो स्थिति थी जिसमें सुधार देखने को मिला कुछ समय तक, जो अल्पकालिक ही था, मतलब कम समय के लिए था, लेकिन ये था किसके ऊपर? तो अमेरिका के सपोर्ट के ऊपर, अमेरिका के द्वारा दिए गए पैसों के ऊपर जर्मनी की अर्थव्यवस्था कुछ समय के लिए तो सुधरा। तो जब अमेरिका का शेयर मार्केट गिरा तो उसने रातों रात इसको जो मदद देना था वो बंद कर दिया, जो मदद दे रहा था उसको बंद कर दिया।
तो इससे सबसे ज्यादा प्रभाव जर्मनी पे पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। आप समझ सकते हैं 1932 के समय में जो जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन था वो 1929 के मुकाबले केवल 40% ही रह गया। मतलब 1929 में जो उद्योग इसके पास था 1932 आते आते 60% की कमी देखी गई। मतलब आधा से ज्यादा इसका चीज खत्म हो गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे। जो मजदूर थे, जो लेबर थे, उनके पास कोई काम नहीं था, वो बेरोजगार होते जा रहे थे। उनके वेतन काफी गिर चुके थे। जहां पे पहले उनको 2000 रुपए एक दिन का मिलता था, अब उनको 200 रुपए भी मिलना मुश्किल हो गया। बेरोजगार जो थे, मतलब जिनके पास काम नहीं था, जो बेरोजगारी के हालत में थे, उनकी संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। पूरी जर्मनी की जनसंख्या में 60 लाख लोग सिर्फ ऐसे थे जिनके पास कोई काम ही नहीं था, वो बेरोजगार थे। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। जब बेरोजगारी बढ़ी तो लोग सड़क पे उतर गए कि भाई मैं कोई भी काम कर लूंगा, तो मुझे कोई भी काम कर दो, क्योंकि अब आदमी को जीने के लिए तो कुछ चाहिए ना, खाने के लिए तो चाहिए ना, पीने के लिए तो चाहिए ना, पहनने के लिए तो चाहिए ना। लोग ऐसे ही कहते हैं। लोग, बहुत सारे लोगों का, अब देखिए तथ्य क्या है कि आप जितने लोगों के मुंह से बात सुनोगे ना उतना प्रकार का लगेगा आपको लगेगा कि भाई वो भी सही कह रहा है, मैं भी सही कह रहा हूं, खान सर भी सही कह रहे हैं, हम भी सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है कि अलग अलग मुंह से सुनने पे आपको बातें अलग अलग तरह से समझ में आएगी। कई लोग कहते हैं पैसे का क्या वैल्यू है, रिश्ते नाते। अरे पैसे नहीं है तो रिश्ते नाते भी नहीं है, कुछ नहीं है। आपके पास धन है तभी सब संपन्न है। आपके पास धन की कमी है तो आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ देंगे, ये बात सच्चाई है। लेकिन लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ नहीं होता। अरे पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। सब मानते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हम वापस मुद्दे पे आते हैं कि ये ऐसे बेरोजगारी बढ़ गई ना जर्मनी के अंदर कि लोग सड़क पे आ गए, भाई कोई भी काम दे दो, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ऐसी बेरोजगारी बढ़ गई, लोग तख्ता वगैरह लगा के गले में खड़े रहते थे कि भाई मैं बेरोजगार हूं, मुझे कोई भी काम दे दो। बेरोजगार नौजवान तो ताश खेलते पाए जाते थे। जिन बच्चों को जिस समय में अपने फ्यूचर बनाने चाहिए था, अपने देश के लिए काम करना चाहिए था, बेरोजगारी के समय में वो ताश पत्ती खेल रहे थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े पाए जाते थे। जो दफ्तर था उसके आगे लंबी कतारों में खड़े रहते थे ताकि उनको रोजगार मिल जाए। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। अब जब रोजगार नहीं होगा, काम नहीं होगा, सैलरी नहीं मिलेगा, पैसे का कमाने के साधन नहीं मिलेंगे, तो युवा वर्ग जो थे ऐसे समय में आपराधिक गतिविधियों में जा रहे थे, गुंडे मवाली बन रहे थे, चैन वगैरह स्नैचिंग कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, छीना झपटी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार थे, उनके पास कोई काम नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था। और धीरे धीरे ऐसी गतिविधियों में जाने के बाद लोग नशा वगैरह के भी आदी हो जाते हैं, तो उनको उस चीजों को पूरा करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिचुएशन चल रहा था। अब तक इस चैप्टर में हमने कई सारे मुद्दों के बारे में चर्चा किया है और आप लोगों को सारी चीजें समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन अब आप लोगों से हालांकि मैं आज तक कभी चैप्टर के बीच में आप लोगों को पढ़ाते समय ये नहीं बताया है कि चैनल को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक करो, लेकिन अब बताने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ रहा है अब मुझे प्रॉपर आपके क्लासेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है ना कि रेवेन्यू जनरेट होना भी जरूरी है। यूट्यूब से अब कुछ फैमिली बड़ी हो जाएगी तो मेरे पास भी एक पूरा सिस्टम बनाना है, जिसमें आपको पता है कि मैं कई बार कैमरे के कारण या माइक के कारण वीडियो नहीं बना पाता हूं। तो ऐसे ही स्थिति को सही करने के लिए मैं सोच रहा हूं कि एक प्रॉपर सेटअप बनाओ। अब इसके लिए क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर होने जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो पे रीच होना जरूरी है। तो ये सब आप लोगों के सपोर्ट से ही होगा। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि हमें सपोर्ट मिले। अब जो हमने कई सारे टॉपिक को पढ़ा है, इसमें अब जो मुख्य टॉपिक है वो है हिटलर का उदय। ये इस चैप्टर का सबसे प्रमुख टॉपिक होगा कि आखिर हिटलर का उदय कैसे हुआ, राइज ऑफ हिटलर कैसे हुआ, कैसे हिटलर के खतरनाक दिमाग को जर्मनी के अंदर हवा मिली, कैसे वो अपने तौर तरीकों को, नाजीवाद के सिस्टम को पूरे जर्मनी में फैला पाया।
या फिर पूरा यूरोप जो था कैसे हिटलर के इस तानाशाही से प्रभावित हुआ। तो ये सारी चीजें हम हिटलर के उदय के अंदर पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं बता देता हूं, भी आई लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिटलर का उदय। आपको इसको सही तरीके से समझना है क्योंकि पूरे चैप्टर का एक प्रकार का बेस है, नींव है, आप कह सकते हो ये एक ऐसा आधार है, बेस है, जिसके माध्यम से आप पूरे चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। अब हिटलर के उदय में हम पढ़ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में इनकी बातें गहराती जा रही है। इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। जब जर्मनी के अंदर अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी हो रही थी, राजनीति में गड़बड़ी हो रही थी, समाज में असंतोष फैला हुआ था, तो यही सही मौका था हिटलर के लिए जब वो सत्ता में पहुंचने का रास्ता अपना साफ कर लिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। हिटलर जो था ऑस्ट्रिया में जन्म लिया था और उसका बचपन जो था वो बहुत गरीबी में गुजरा था। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया। जब इसके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं था, कोई जुगाड़ नहीं था, तो इसने क्या किया, अपना नाम फौजी भर्ती में लिखवा लिया ताकि इसको कुछ रोजगार मिल जाए। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया, सबसे आगे, सबसे बहादुरी के साथ उसने काम किया। कॉर्पोरल बना, बहादुरी के लिए उसे कुछ तमगे भी हासिल हुए, कई बार उसको प्राइज भी मिला वहां के सेना द्वारा। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिलाकर रख दिया, लेकिन जब जर्मन सेना पराजित हो गया, जब वो हार गया अमेरिका के सामने, तब इसको बहुत धक्का लगा। लेकिन वर्साय की संधि ने उसे आग बबूला ही कर दिया। हार गया तब तक तो ये ठीक था, कंट्रोल में था, कौन, हिटलर। लेकिन जब वर्साय के अंदर संधि हुई और वहां पे अपमानजनक चीजें जर्मनी के साथ हुई, इसे अपमानित किया गया, इसके सेना को भंग कर दिया गया, इसके जमीन को छीन लिया गया, कोयला भंडार को छीन लिया गया, उद्योग को छीन लिया, लोहा भंडार को छीन लिया, जनता को छीन लिया, तब ये आग बबूला हो गया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ली। अब क्या हुआ, उसने धीरे धीरे अपने कदम को राजनीति में डालना शुरू किया। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। पहले तो एक छोटे से समूह में सदस्यता लिया और फिर उसको पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया। सबसे पहले एक छोटे से समूह में घुसा जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स, बाद में उस पर अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया और फिर उसका नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसे बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। मतलब बाद में इसी पार्टी का नाम नाजी पार्टी हो गया। 1923 में ही हिटलर ने बेवोरिया पर कब्जा किया, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना भी बना ली। किसने, हिटलर ने। इन दुस्साहसिक योजनाओं की वह असफल रहा। हालांकि कोशिश तो किया उसने, लेकिन इसमें उसको सफलता नहीं मिली। किसे, हिटलर को। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, हिटलर को जेल में डाल दिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। ज्यादा समय तक इसको जेल में नहीं रखा गया और इसे रिहा कर दिया। और यहीं से रिहाई के बाद हिटलर का शैतानी खेल शुरू होता है। अब हम देखेंगे हिटलर जो है वो कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, कैसे वो लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो देखिए, नाजी राजनीतिक खेमा जो था 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया था। यहां पे ध्यान देना है कि जो नाजी समाज था या फिर जो नाजी पार्टी थी वो 1930 के दशक के शुरुआती समय की बात हो रही है, स्टार्टिंग टाइम तक। इस समय तक वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रहा था। लेकिन महामंदी के दौरान जब मंदी शुरू हुआ, वहां पे नाजीवाद ने एक जन आंदोलन के रूप को ग्रहण कर लिया। लोगों ने इसे जनता के आंदोलन के रूप में देखने लगा। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुका था। जो जर्मनी का बैंक सब था ये यहां पे दिवालिया हो चुका था, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, तभी तो बेरोजगारी इतना बढ़ रहा था। मजदूर जो थे वो बेरोजगार हो चुके थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। कुछ लोग जो गरीब थे वो तो बिल्कुल ही डूब चुके थे। जिनके पास थोड़ा मोड़ा धन था वो भी ये सोच रहे थे कि आगे आने वाले समय में उनका जीवन कैसा रहेगा।
नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती है। जो नाज़ी लोगों ने अपना प्रचार करना शुरू किया, लोगों को लुभावने वादे करने शुरू किए, मित्र राष्ट्र से बदला लेने की बात शुरू की, इससे लोगों के मन में एक बेहतर उम्मीद जग गया। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन सांसद राइट स्टंग के लिए हुए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे। ध्यान से समझिएगा, नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद में केवल 2.6% वोट मिला। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और 37% वोट उसे प्राप्त हुए। किसे? नाज़ी पार्टी को। किसे? हिटलर की पार्टी को। जहां एक तरफ देखिए 1932 के समय में सिर्फ और सिर्फ इसे 2.6% 2.6% वोट मिला, वहीं पे कुछ समय आगे आने के बाद उसे 37% वोट मिले और वो चुनाव में बहुत ही अग्रिम अवसर देने के साथ अपनी जीत को हासिल किया। अब हम हिटलर के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। जैसे हिटलर जो था वो जबरदस्त वक्ता था, मतलब ऐसा भाषण देता था कि लोगों को उसका भाषण बहुत पसंद आता था और लोग उसके प्रभाव में आ जाते थे। उसका जोश, उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देता था। मतलब वो ऐसे बातें करता था, ऐसे भाषण देता था कि लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करने की बात कर रहा था, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी का प्रतिशोध लेने का बात कर रहा था, जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने की आश्वासन देता था। तो ऐसे में तो कोई भी लोग उसे पसंद करेगा ना, जब एक देश के ऊपर इतना बड़ा अपमान थोपा गया हो, इतनी बेइज्जती की गई हो, उसके इतने सारे संसाधन को छीन लिया गया हो, उसके ऊपर इतना जुर्माना लगाया गया हो। ऐसे में एक व्यक्ति आके बोला कि मैं इन सभी चीजों को ठीक कर दूंगा, तो लोगों को एक उम्मीद जग गई। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार देगा, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभावों से मुक्त कराएगा, जैसे कि फ्रांस वगैरह जो उस पर अपना आधिपत्य जमा के बैठा है, उसको उससे मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। जितने भी विदेशी हैं उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची, एक नया तरीका बनाया। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाता था। लोगों को समझाता था कि कैसे लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करके उनके साथ वार्तालाप किया जाए, वहां भाषण दिया जाए। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं आयोजित की, ताकि लोगों को लगे कि भीड़ इकट्ठा हो रहा है, भीड़ जमा हो रहा है, तो हिटलर कुछ बड़ा करेगा। स्वास्तिक छाप वाले झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था। एक खास किस्म का सैल्यूट होता था, तालियां होती थी, भाषण करने का तरीका होता था। स्वास्तिक के निशान से बना हुआ झंडा इनका प्रतीक था। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा बना दिया। जितने भी नाज़ी के सपोर्ट वाले लोग थे, उसने इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं की, इतनी बड़े बड़े लोगों के बीच में कहिए कि भाषण दिया कि हिटलर को मसीहा बना दिया। एक रक्षक के रूप में लोग उसे देखने लगे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया हिटलर को जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हो। भगवान बना दिया हिटलर को। एक ऐसे समाज की वह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिनके प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। इसीलिए लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे कि इसकी प्रतिष्ठा को जो धूमिल किया गया उसको हिटलर ठीक करेगा। एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था इस समय जर्मनी। तो जर्मनी को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? दो आंख चाहिए। और ऐसे में हिटलर ने उनके नब्ज को पकड़ लिया, उनके सिस्टम को समझ लिया और उसके बाद उनके साथ ऐसा बिहेव किया कि लोग उसे मसीहा बना दिए। अब हमारा अगला पॉइंट होगा लोकतंत्र का ध्वंस। लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी, और इसको किस प्रकार से ध्वंस किया गया, किस प्रकार से इसको समाप्त किया गया, किस प्रकार से इसके नियम कानून को तार-तार किया गया, ये अब इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि लोकतंत्र का ध्वंस जो है वो भी वीवीआई पॉइंट रहेगा आपके समझने के लिए। एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपके समझने में ये काफी जरूरी है कि आप इसे समझें, क्योंकि इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न आपको आगे के क्लासेस में भी पढ़ना पड़ेगा। पहले तो डेमोक्रेसी को समझना है, लोकतंत्र होता क्या है,
और जर्मनी में किस हालात में लोकतंत्र की परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि लोकतंत्र का कोई वैल्यू नहीं रहा, डेमोक्रेसी के नियम, शर्तें, कानून का कोई मायने वहां पे नहीं छोड़ा गया। आम पब्लिक जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी और हिटलर उन लोगों को मानने नहीं दे रहा था, क्योंकि हिटलर के तो अपने नियम कानून थे, वो अपने हिसाब से देश को चलाना चाहता था, जर्मनी को सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता था, यूरोप पे पूरा कब्जा करना चाहता था। तो ये कई सारी बातें यहाँ पे अब आपको खुल के सामने देखने को मिलेगा। अब हम लोकतंत्र के ध्वंस में सबसे पहले बात करेंगे 30 जनवरी 1933 का। देखिए 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो जर्मनी होता है ना, वहां पे बहुत सारा पावर जो है वहां के चांसलर के हाथ में होता है। तो 1933 के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था हिंडनबर्ग, उन्होंने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनने और उसका पदभार संभालने का न्योता दे दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो चांसलर का पद होता है जर्मनी का अंदर, मतलब जर्मनी जैसे देशों के अंदर, वो सबसे पावरफुल होता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री पावरफुल होते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति पावरफुल होते हैं, ऐसे जर्मनी में चांसलर पावरफुल होता है। जब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। अब क्या था कि इस समय तक आते आते, कब 1933 तक आते आते, जो नाजी पार्टी था, जो हिटलर का पार्टी था, वो रूढ़िवादी विचारधारा को भी अपने साथ जोड़ चुका था। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही यहाँ पे हिटलर चांसलर बना है, जैसे ही उसके हाथ में पावर आया, उसने लोकतंत्र को ध्वंस करना शुरू किया, उसके नियम को बदलना शुरू किया, उसके ढांचों को बदलना शुरू किया, उसके संस्थाओं को बदलना शुरू किया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता और आसान हो गया। क्या हुआ? फरवरी के समय की बात है, जर्मनी का जो संसद भवन था उसमें आग लग गया और जितने भी इंपोर्टेंट कागज पत्तर था सब जल गया और इससे हिटलर को और ज्यादा फायदा हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश, फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया, बंद कर दिया। कोई व्यक्ति ज्यादा लबड़ लबड़ नहीं करेगा, सटर सटर नहीं करेगा, प्रेस के सामने भाषण नहीं देगा, ये सब बंद कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ये जो नया वाइमर गणराज्य बना था जर्मनी के अंदर, उस समय इन सब चीज की आजादी थी, अभिव्यक्ति की आजादी थी। अभिव्यक्ति बोल सकता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, अपनी डिमांड को मांग सकता था, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता था। लेकिन जैसे ही पावर यहां पे हिटलर के हाथ में आया, इसने इन सभी चीजों को बदल दिया। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। जो इसके कम्युनिस्ट शत्रु थे, इसको चुन चुन कर इसने मारना शुरू किया। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया, इनको बंदी बना लिया गया। आप ऐसा समझ लीजिए, इनको बंदी बना लिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। कम्युनिस्ट जो थे उनको बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसॉनडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों में बची खुची सिर्फ 6808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। जितने भी फाइल थे 6808 में 1440 फाइल सिर्फ कम्युनिस्टों की थी, जिनके साथ बर्बरता हुआ था। नासियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, सिर्फ कम्युनिस्टों को ही नहीं मारा, बल्कि नासी शासन के कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। मतलब 52 किस्म के नस्ल के लोगों को इसने बहुत ही बर्बरता से मारा, बहुत ही बुरी तरह से तड़पा के मारा। इसकी बर्बरता का सुलूक जो था वो आपको मैंने बताया है कि कैसे ये गैस चेंबरों में लोगों को रख के हजारों हजारों की संख्या में मारते थे, कैसे कत्ल खाने बनवा रखा था जहां पे सामूहिक रूप से लोगों को मारा जाता था। बच्चे, बूढ़े, जवान, विकलांग, नासी, जिप्सी, पोलैंडी, सबको इन्होंने मारा। लगभग करोड़ों लोगों को उस समय इन्होंने मार दिया था। किसने? हिटलर के नासियों ने, हिटलर के तानाशाही ने। इसके अलावा 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इंडो बॉलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। ये कानून किसके द्वारा वहां पे लागू किया गया? नाजी पार्टी के द्वारा, अर्थात हिटलर के द्वारा। और जैसे ही ये कानून यहाँ पे पारित हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे तानाशाही आ गया। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने की निरंकुश अधिकार प्रदान किया गया। ये जो नियम कानून बनाया गया, इससे संसद से जुड़ा हुआ कोई भी कानून हिटलर नहीं मानता था, उस सबको हाशिए पे धकेलने कहने का मतलब है दरकिनार कर दिया गया।
और उसके बाद अपने नियम कानून से हिटलर जो है वो शासन चलाने लगा, अपना तानाशाही दिखाने लगा। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। जितने भी अपोजिशन के लोग थे या जितने भी इसके खिलाफ के बोलने वाले लोग थे, उन सभी पर पाबंदी लगा दिया गया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। सब किसके कंट्रोल में था? हिटलर के कंट्रोल में था। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित किया जाने लगा, उसको अपने हिसाब से इन लोगों ने व्यवस्थित किया। विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए ताकि सभी पर नजर रखा जाए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स एएसए के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएसएस, अपराध नियंत्रण करने वाले पुलिस होते हैं, सुरक्षा सेवा, इन सभी का उन्होंने गठन करवाया। अब यहां से देखिए कि सारा सिस्टम हिटलर ने बदल के रख दिया है। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब और संवैधानिक अधिकार दिए गए, मतलब खुला छूट, तुम्हें जो करना है करो, तुम सिर्फ और सिर्फ हिटलर की बात सुनोगे, हिटलर के अलावा किसी की बात नहीं सुनोगे। कोई तुम्हारे काम में अड़चन डालता है तो उसे खत्म कर दो, ऐसा इन्होंने नियम बनाया। राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। अब यहां से क्या हुआ? किसी को भी बंद किया जा सकता था, किसी को भी उठाया जा सकता था, किसी का भी खून कर देना। ये नए दस्ते किसी भी यातना गृह में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई से देश से निकाल दिया जाता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन के अधिकार प्राप्त कर लिया। दंड को तो कोई, इसमें पुलिस को कोई डर ही नहीं था, क्योंकि नाजी पार्टी अर्थात हिटलर के तानाशाही नियमों में इन सभी पुलिसों के पास असीमित शक्ति थी। ये जिसे चाहे कैद कर सकते थे, जिसे चाहे मार सकते थे, बिना कानूनी प्रक्रिया के ये उसे किसी भी कत्ल खाने में भेज के उसे मरवा देते थे। इस कारण से यहाँ पे ये पूरा जो सिस्टम है ना, वो एक मतलब कि कठोर हो गया। लोग इससे भयभीत हो गए, लोगों को बेहिसाब तरीके से मारा जाने लगा। अब मैं आपको अगले स्लाइड में लेके चलता हूं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पुनर्निर्माण। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने जितने चीजों को पढ़ा है, जितने चीजों को आपने जर्मनी में देखा है, जैसे आपने हिटलर के कामों को देखा है, जिस प्रकार से आपने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्धों को देखा है, जिस प्रकार से इन दोनों के बीच में बात विवाद हुआ, इसके बाद का नजारा क्या है कि पुनः निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरुआत हुई, किस प्रकार से जर्मनी को फिर से बनाने की कोशिश की गई, फिर से ट्रैक पे लाने का कोशिश किया गया। इन सभी चीजों के बारे में अब हमें पढ़ना है। अभी तक तो आपने देख ही लिया है कि किस प्रकार से जर्मनी की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही थी। अब ऐसे में हिटलर ने जर्मनी के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी एक अर्थशास्त्री व्यक्ति थे जिनका नाम था हालमार साख्त। याद रखिएगा, हालमार साख्त एक ऐसे व्यक्ति थे जो अर्थशास्त्री थे, और हिटलर ने जर्मनी को पुनः नव निर्माण करने के लिए, या फिर कहिए अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, या फिर कहिए रोजगार को पुनः जनरेट करने के लिए एक अर्थशास्त्री थे हालमार साख्त, इनको ये काम सौंप दिया। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। देखिए, अच्छे आदमी थे ये अर्थशास्त्री, इनको जो काम मिला हालमार साख्त को, इन्होंने सरकारी पैसे से सरकारी योजनाओं को लागू करके कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम को शुरू किए जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ा सा धक्का लग सके। मतलब धक्का लगने का कहने का मतलब है थोड़ा ऊपर की ओर उसे उठाया जा सके। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे, याद रखिएगा, पूरे दुनिया में ये जर्मन हाईवे जो है, सुपर हाईवे, ये फेमस है, और जनता की कार फ्लैक्स वैगन इस परियोजना की ही देन थी। किस परियोजना की? जो हालमार साख्त ने शुरू किया था, उसी के उदाहरण के रूप में सुपर हाईवे जो नंबर 1 पे आता है और कार फ्लैक्स वैगन जो नंबर 2 पे आता है, इसी के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। विदेश नीति के मोर्चे पर भी, मतलब विदेशों के साथ कैसे संबंध होंगे, इस पे भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। जिस प्रकार से इस अर्थशास्त्री ने काम करना शुरू किया जर्मनी के अंदर, तो कामयाबी यहां पे हिटलर को प्राप्त होना शुरू हो गया।
1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। लीग ऑफ नेशन से यहां पे हिटलर ने अपना दरकिनार कर लिया, उससे बात करना छोड़ दिया, उससे राय विचार करना छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी। अब हम आपको आगे की स्लाइड में समझाते हैं कि और नवनिर्माण में, या फिर आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि हालमार्क शास्त्र के द्वारा बनाई गई नीतियों को किस प्रकार से ये जो हिटलर था वो मानना बंद कर दिया। उसके दिमाग में नाश छाया हुआ था, और जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। याद रखिएगा, जब मनुष्य के अशांति में और ज्यादा वो ऐसे कार्यों को करना शुरू कर दे जो उसको पीछे की ओर धकेलता है, इसीलिए कहा गया है जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो किसी प्रकार के अच्छे कार्यों को करने के बारे में सोचता ही नहीं है, हमेशा बुरे कार्यों को करने के बारे में सोचता है। ऐसा ही कुछ हिटलर के साथ हुआ। हालांकि हालमार्क 7 अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे वो अर्थशास्त्री थे, लेकिन बाद में हिटलर जाके उनकी बातें भी मानना छोड़ दिया। उनको तो उनके गद्दी से हटा दिया, उनको उनके पद से हटा दिया। फिर विनाश हो गया किसका? हिटलर का। इसके बारे में हम आगे के स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अब यहां से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ। जैसे कि आपको पता है कि जर्मनी के राइनलैंड जो औद्योगिक क्षेत्र था उस पे फ्रांस वालों ने कब्जा कर रखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1936 ईस्वी में राइनलैंड पर दोबारा जर्मनी ने कब्जा कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया, और एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। अब ध्यान समझिए कि राइनलैंड को तो अपने कब्जे में लिया, और साथ ही साथ नाजी जो प्रोपेगेंडा था उसमें इन्होंने क्या कहा, एक जन होगा, एक साम्राज्य होगा और एक ही नेता होगा। और इसी नेतागिरी के आड़ में 1938 में इसने ऑस्ट्रिया को अपने जर्मनी के अंदर मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेनलैंड प्रांत पर भी कब्जा कर लिया। एक चेकोस्लोवाकिया ने जो कब्जा कर रखा था जर्मन के जगह पर, उसको भी अपने कब्जे में लिया, और फिर चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया। पहले तो उसके कब्जे से अपने जगह को छुड़ाया किसने? हिटलर ने। और बाद में चेकोस्लोवाकिया को भी कहा कि तू भी अंदर कंट्रोल में आ भाई, अब जर्मनी तेरे ऊपर राज करेगा। ये सब कौन कर रहा था? ये सब कर रहा था हिटलर। याद रखिएगा, ये सब कर रहा था हिटलर। हिटलर तानाशाह ऐसे ही नहीं बना, और इसकी तानाशाही अच्छी भी नहीं है, बुरी ही है। आप एक बात याद रखिएगा, इसकी तानाशाही किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से देखा जाए तो वो समाज के लिए अच्छी नहीं है। आज के समाज में जिस प्रकार से लोकतंत्र का वर्चस्व है, जनतंत्र का वर्चस्व है, जनता के द्वारा शासन का वर्चस्व है, ऐसे में इस प्रकार की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना जरूरी है। अब ये सारी प्रक्रियाएं जो चल रही थी, इस दौरान उसे इंग्लैंड को भी खामोश समर्थन मिल रहा था। एक तरफ देखिए, उसे इंग्लैंड जो था वो भी सपोर्ट कर रहा था। एक तरफ जब जर्मनी इतनी सारी हरकतों को कर रहा था तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इंग्लैंड साइलेंटली उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड को भी ऐसा लग रहा था कि वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। मतलब जो वर्साय की संधि हुई है, इसके नाम पर जर्मनी के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ। आखिर हुआ भी था, आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से जर्मनी को बेइज्जत किया गया वर्साय की संधि में, तो ये एक प्रकार से जर्मनी के साथ नाइंसाफी ही था। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। जिस प्रकार से हिटलर के कामों को सफलता प्राप्त हो रहा था, समय भी इस समय हिटलर का साथ दे रहा था, मतलब नियति भी इसकी साथ दे रही थी। तो ऐसा माना जाता है कि लोगों को अब लगने लगा कि वाकई में हिटलर जो है वो देवता है, अब वो कुछ बहुत बड़ा बदलाव करेगा। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। हिटलर इतना महत्वाकांक्षी था कि वो यहाँ पे रुका नहीं। साख्त ने, साख्त कौन था? वही साख्त अर्थशास्त्री थे जिसको हिटलर ने हायर किया था अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। साख्त ने हालांकि हिटलर को सलाह दिया था, साख्त ने बताया था कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि आप यदि युद्ध में ज्यादा पैसे खर्च करोगे, सेना पर ज्यादा पैसे खर्च करोगे,
तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी बजट जो है वो अभी भी घाटे में चल रहा है। मतलब सरकार की जो बजट है वो अभी भी नुकसान में है, सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। इसलिए जो शास्त्र थे, जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने हिटलर को मना किया कि आप सेना पर, युद्ध पर, हथियार पर ज्यादा पैसे मत खर्च करो, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था फिर से चरमरा जाएगी। लेकिन अर्थशास्त्री जो शाक्त थे उनको उनके पद से ही हटा दिया गया। हिटलर ने उनकी बातों को नहीं माना और उनको उनके पद से हटा दिया, और यहीं पे हिटलर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना, जबकि शास्त्र जो थे उसे युद्ध में जाने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन हिटलर इतना महत्वाकांक्षी था, वो इतनी जल्दी खुद को बलवान बनाना चाहता था, शक्तिशाली बनाना चाहता था कि उसने युद्ध के रास्ते को चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। वो चाहता था कि उसके जर्मनी का जो जगह है उसे और विस्तार करे, विस्तारवादी नीति को अपनाए और ज्यादा से ज्यादा संसाधन को अपनी जनता के लिए इकट्ठा करे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। ध्यान समझिए, अपने इलाकों को बढ़ाने के लिए उसने अपने पड़ोसी देश को पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस, इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। फ्रांस और इंग्लैंड और पोलैंड पे जब हमला होते हुए देखा तो जर्मनी का युद्ध किसके साथ शुरू हो गया? पहले नंबर तो फ्रांस के साथ, दूसरे नंबर इंग्लैंड के साथ और तीसरा तो उसका पोलैंड के साथ चल ही रहा था। तो ये तीनों देशों के साथ जर्मनी का युद्ध यहां से शुरुआत हो गया। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के चक्कर में जो जर्मनी था वो अपने विस्तारवादी नीति को बढ़ाना चाहता था। अब यहां पे क्या हुआ कि 1940 के अंत में हिटलर जो था वो अपनी ताकत के शिखर पर था, मतलब बहुत शक्तिशाली था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने और दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया, क्योंकि उसे तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना था और पूरे यूरोप पर कब्जा करना था। जर्मन जनता के लिए संसाधन को जुटाना था, उसके रहने के लिए जगह को बनाना था, इन सभी का इंतजाम करना चाहता था। कौन? हिटलर। अब देखिए, जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया और यहीं से हिटलर की बर्बादी शुरू हो गई। जैसे ही 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया, यह हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफी थी। अरे भाई, कुत्ता कितना भी मजबूत हो जाएगा। देखो, मैं किसी देश को नहीं कह रहा हूं, आप इस बात को समझिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं एग्जाम्पल देके कि कुत्ता कितना भी बलवान हो जाए वो शेर से सामना नहीं कर सकता है। अरे जिसका सामना अमेरिका करने से डरता है, अमेरिका की मतलब कि वो कहते हैं ना कि हालत ढीला हो जाना, पुख्ता हो जाना, सूख जाना, तो रसिया है वो मामूली जगह थोड़ी ना है कि कोई भी उठा के जाके भौंक देगा। रसिया है, उससे टकरा गया, बेवकूफ वाला काम किया और टकराया। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसेना की बमबारी की चपेट में आ गया। एक तरफ उसके ऊपर यहां ब्रिटेन उस पर हमला कर रहा, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेना जो था वो जर्मन को नाको चने चबा रहा था। मतलब ऐसी बुरी हालत कर दिया, इतना मार मारा जर्मनी वाले को। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके घुटने टेकने पर झुका दिया किसने? सोवियत संघ ने। किसको? तो जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बाप से जाके पंगा ले लिया ना। ठीक है, शक्तिशाली हो, नया नया अभी ताकत आया है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम जाके रसिया से पंगा ले लोगे। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों को आखिर तक पीछा किया। मैं आपको बता दूं, जब जर्मनी का सेना भागना शुरू किया तो सोवियत के जो सेना थे, जो रसिया का सेना था, पछाड़ के बर्लिन के दीवार तक पहुंचा दिया। घर में घुस कर कहा अंदर चला जा नहीं तो लाल कर दूंगा। तो वही बात हो गया, मतलब कि नई नई ताकत मिली जर्मनी का, हिटलर का दिमाग खराब, जाके पंगा ले लिया अपने बाप से। वो सोवियत वाले ऐसे, उनसे तो अमेरिका नहीं बोलता, कोई देश बोलता है कभी किसी को बोलते हुए सुने? अमेरिका भी बोलता है तो छुप छुपा के, कि भाई कहीं उसको बुरा न लग जाए, पुतिन का कहीं खिसक न जाए। तो अब ऐसे जगहों पे जाके तुम तानाशाही करोगे जो खुद ही तानाशाह का बाप है। तो अब यहां पे इन्होंने इसको पीछा करके तब तक पीछा किया जब तक ये पूरे अपने बर्लिन के दीवार के अंदर न घुस गए हो।
अब यहाँ पे देखिए, अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका तो चालाक है, आपको पता ही है, कभी भी युद्ध वाले जगहों पे जाके फंसने वाला काम नहीं करता है। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। अमेरिका यहाँ पे ये नहीं चाहता था कि पहले वर्ल्ड वार में जिस प्रकार से अमेरिका की स्थिति खराब हुई या फिर यूरोप की स्थिति चरमरा गई थी, इसे ये दोबारा झेलना नहीं चाहता था। लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जब जापान ने अपना वर्चस्व दिखाया, ताकत फैलाने लगा, उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर भी कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिकों ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। किसने? जापान ने। अमेरिका के नाक को दम कर रखा था क्योंकि वो अभी तक युद्ध में कूदा नहीं था। जब जापानी ने हिटलर को समर्थन दे दिया, इसके अलावा उसने हिटलर को समर्थन दे दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों की बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका कहां चुप रहता। सेकेंड शक्तिशाली देश है भाई, ईगो पर बात आ गया, ये चुप नहीं रहा और विश्व युद्ध में कूद पड़ा और कूदते 1945 में हिटलर की पराजय और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर ऐसा परमाणु बम गिराया कि आज तक लुल्ले लंगड़े काने अंधे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं वहां पे। ऐसा बम गिराया कि जापान रातों रात घुटने टेक दिया, युद्ध में अपने आप को समर्पण कर दिया, माफी मांग लिया अमेरिका से। एक तरफ जिसका सपोर्ट हिटलर को था, हिटलर की भी दूसरी तरफ पराजय हो गई और वो भी हार मान लिया। जब तक अमेरिका बाहर था तब तक ये सब कूद रहे थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका की एंट्री हुई, जापान और जर्मनी दोनों धराशायी हो गए। अब हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। ये जो नात्सी विचार के लोग थे, इनको ये पूरे विश्व को किस प्रकार से देखते थे और पूरी दुनिया इन नात्सियों को कैसे देखता था, इनके देखने का तरीका क्या था और इनको दुनिया किस प्रकार से समझती थी, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। नात्सी और नात्सी विचारधारा के लोग या फिर हिटलर के कहने पे ही जो अपराध इन लोगों ने किए, वे खास तरह के मूल्य मान्यताओं और एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। मतलब किसी न किसी खास नस्ल के लोगों के ऊपर अपराध किया, किसी न किसी खास भेष भाषा के रूप में ऊपर अपराध किया। नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची शब्द था। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। जितना नात्सी लोगों का वैल्यू था उतना दूसरे लोगों का वैल्यू नहीं था। वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। वहां पे नस्लों के आधार पर लोगों को नापा तौला जाता था। या तो वो जर्मनी के नात्सी थे तो उनको बेहतर अधिकार मिलता था, या फिर दूसरे लोग होते थे तो उनको कम नजरिए से देखा जाता था। इस नजरिए में ब्लोंड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक जर्मन, आर्य सबसे ऊपर, यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। मतलब जिसकी आंखें नीली हो, जो नॉर्डिक समाज से हो, जो आर्य हो, वो सबसे अच्छा माना जाता था और यहूदी को ये सबसे निचली पायदान पर मानते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। ये दृष्टिकोण था हिटलर का पूरी दुनिया के प्रति कि जो यहूदी लोग हैं उनको सबसे नीचे रखो, वो बेकार हैं, वो शूद्र हैं, वो अछूत हैं, ऐसा माना जाता था। और जिनकी आंखें नीली होती थी उसको सबसे बेहतर माना जाता था। जो आर्य होते थे उनको बेहतर माना जाता था। हिटलर को ऐसा लगता था कि उसे अपने लोगों को बसाने के लिए, अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसको इलाकों पर कब्जा करना पड़ेगा, तभी जाके वो हिटलर जो है अपने लोगों को अधिक जगह दिला पाएगा। तो एक तो ये सोच था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों जगहों पर कब्जा करो, इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। मतलब जर्मनी का जो क्षेत्रफल है, जितने दूर में जर्मनी फैला हुआ है, उसका जगह अधिक बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वाले को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। अब जब क्या होगा कि नए लोगों को जब वो बसाएगा तो इसकी संस्कृति अलग अलग जगहों पे फैलेगी, अलग अलग लोगों को समझ आएगी, अलग अलग लोग और हमारी संस्कृति के प्रति अट्रैक्ट होंगे, ऐसा सोच था। हिटलर की नजर में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। हिटलर बस यही सोचता था कि किसी भी तरह जर्मनी को बड़ा करना है, विस्तारवादी नीति को अपनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने कंट्रोल में लेना है और अपनी संस्कृति को पूरे यूरोप में फैलाना है। क्योंकि हिटलर तो यही चाहता था ना कि शुरुआत से
कि हम जर्मनी को पूरे विश्व का सबसे ताकतवर देश बनाएं और पूरे यूरोप पर अपना कब्जा रखें। तो ये सारी बातें यहां पे संभव होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब तक अमेरिका की एंट्री युद्ध में नहीं हुई थी तब तक। अब मैं आपको अगले स्लाइड में लेके चलता हूं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नस्लवादी राज्य की स्थापना। देखिए, नस्लवादी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एक ही प्रकार के जाति, धर्म, संस्कृति या ऐसे लोगों को आप बचा रहे हो और बाकी दूसरे लोगों के नस्ल को या फिर उनके जाति, धर्म को या फिर उनके संस्कृति से लेके आप उनको मार रहे हो या उनको नीचा समझ रहे हो, तो ऐसे समय को हम नस्लवादी कहते हैं। अब हिटलर क्या कर रहा था? हिटलर ना अपने नाज़ी लोगों को छोड़ के बाकी सभी को मार रहा था। मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था कि 60 लाख यहूदियों को मार देना, अपंगों को मार देना, विकलांगों को मार देना, ये किस प्रकार की जाति हो रही थी, तानाशाही हो रहा था हिटलर का, ये आप यहां समझ सकते हैं। अब मैं आपको मुख्य रूप से नस्लवादी राज्य की स्थापना के बारे में बताता हूं। जैसे ही हिटलर को सत्ता हाथ लगा, जैसे ही वो जर्मनी का चांसलर बना, तो सारी शक्तियां उसके हाथ में आ गई और उसकी पार्टी जो थी, जिसे हम नाज़ी पार्टी भी कहते हैं, उसके हाथ में ही पावर आ गया, क्योंकि उसका जो गुरु था हिटलर, वो पावरफुल आदमी बन गया। अब यहां पे क्या हुआ कि सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध जर्मन के विशिष्ट नस्लीय समुदाय की स्थापना के सपने लागू करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे लोग जो प्योर नाज़ी हो, जो प्योर जर्मन हो, जो प्योर हिटलर के काम के हो, उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मनी साम्राज्य में मौजूद उन समाजों और नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वो अवांछित मानते थे। अब यहां से शुरू हुआ कत्ल का खेल, मारने का खेल, नरसंहार का खेल। हिटलर ने यहां से क्या किया? अपने नाज़ी को छोड़ के बाकी जितने भी नस्ल के लोग थे उनको वो समाप्त करना शुरू किया, मतलब मारना शुरू किया, जिन्हें वो अवांछित मानते थे, जिन्हें वो लायक नहीं मानते थे, जिन्हें वो सही नहीं मानते थे, उनको मारना शुरू कर दिया। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों के समाज बनाना चाहते थे, मतलब एक ऐसा समाज जिसमें सभी लोग आक्रामक हो, मर्दाना हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने की क्षमता हो। उनकी नजर में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये लोग जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता हो, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा लड़ाई कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली हो और ज्यादा से ज्यादा अपने वंश को पुत्रों के माध्यम से लड़का पैदा करके विस्तार कर सके। बाकी सब अवांछित थे, मतलब इसके बाद जितने भी लोग बच गए वो उन सभी को मार देना चाहता था। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असमान मानते थे। अब हिटलर के नजर में वो लोग भी अशुद्ध थे जो खासकर जर्मनी के थे। नाज़ी को भी मारा गया जो बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रखते हो, जो बुजुर्ग हो, जो बूढ़े हो, जो विकलांग हो, उनको भी हिटलर ने नहीं छोड़ा, उनको भी कत्ल खाने ले जाके मार दिया गया। हजारों की संख्या में लोगों को मारा जाता था, हजारों लोगों को गैस चेंबर में डालकर विषैले गैसों के माध्यम से उनकी मौत दे दी जाती थी। तो ये सारे सिस्टम यहाँ पे हिटलर के बारे में था, जो कैसे वो नस्लीय समाज की स्थापना करने की कोशिश कर रहा था। जर्मनी में जो हिटलर मार रहा था वो केवल यहूदी ही नहीं थे। यहूदियों को तो इसने जिस प्रकार से मारा है, जिस प्रकार से इनके साथ बर्बरता किया है, वो तो इतिहास में एक काला दिन की तरह जाना जाएगा या काला पेज की तरह जाना जाएगा। जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा गया उन्हें भी ये मारता था। इसके अलावा कई नस्लें थी जो इस नियति के लिए अभिशप्त थी। इसके अलावा मतलब यहूदी के अलावा भी कई प्रकार के ऐसे लोग थे जिनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया। जर्मनी में रहने वाले जितने भी जिप्सी थे उनको मारा गया, जो काले थे और श्वेत थे उनको भी मारा गया, उनकी नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें गैस चेंबर में डाल के मार दिया गया। रूसी और पॉलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जो रूसी साम्राज्य के लोग थे या रूसी जानकारी के लोग थे या पॉलिश लोग थे, उनको भी इन लोगों ने बहुत ही बुरे तरीके से मारा। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों और गुलामों की तरह काम करने के लिए विवश किया गया। इन्होंने क्या किया कि रूस के कुछ इलाकों पे या फिर आप कह सकते हो पोलैंड के कुछ इलाकों पे कब्जा करके वहां के लोगों को जबरन जानवरों की तरह काम करवाया जाता था, उनके साथ अत्याचार किया जाता था। इन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। मतलब हिटलर ऐसा कहता था कि ये इंसान है ही नहीं,
ये तो पशु है, जानवर है, तो इसके साथ पशुओं जैसा मतलब बिहेव होना चाहिए। उनमें बहुत सारे बेहिसाब काम करने के बोझ और भूख से ही मर गए। जब जर्मन मूल के लोगों पर कब्जा किया, जब पोलैंड के लोगों पर कब्जा किया, तो यहां के लोगों को जबरन इन लोगों ने काम पे लगा दिया। इनको सही समय पर भोजन नहीं दिया जाता था। बहुत सारे लोग भूख के कारण ही मर गए, बहुत सारे लोग काम करते करते मर गए। ऐसी हालत हो गई थी। ये था हिटलर का दबदबा और उसकी तानाशाही। जब जर्मनी का तानाशाह हिटलर यहूदियों को मार रहा था, तो यहूदी ये सोच रहे थे कि क्या हम भी जर्मनी के धर्म के रूप में अपना धर्म को बदल लें। तो ये बात यहां पे देखिए, यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। मतलब अगर यहूदी जर्मन मूल के हिसाब से भी अपना धर्म अपना लेते, फिर भी हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। मतलब यहूदियों को मारना ही मारना है, चाहे वो धर्म चेंज करे या संस्कृति चेंज करे या वो किसी भी प्रकार से रहे, उनको मारना ही मारना है। सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, कई अलग अलग प्रकार से इनको मारा, उन्हें दरिद्र कर दिया गया। मतलब उनसे सारी संपत्ति छीन गई, सारे रोजगार छीन गए, उनके पैसे छीन लिए गए, उनके साधनों से उनको अलग कर दिया, शेष समस्या से अलग थलग डाला। मतलब उनको बिल्कुल समाज से अलग कर दिया। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे, उस देश को छोड़कर भागने लगे। इतने ज्यादा आतंकित हो गए, भयभीत हो गए कि उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। 1939 से 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करके अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चेंबरों में ले जाकर मार देने की रणनीति बनाई गई। सबसे पहले यहाँ पे हिटलर ने क्या किया कि जितने भी यहूदी थे उनको देश से अलग करके एक खास जगह पर इकट्ठा किया गया, और पोलैंड में जो गैस चेंबर बना हुआ था उसमें हजारों व्यक्ति को डाल के विषैले गैस को छोड़ के एक साथ लाखों लोगों को मार दिया गया। ये किसने किया? हिटलर ने किया, हिटलर के तानाशाही ने किया, नासीवाद के सोच के लोगों ने किया। इस प्रकार से दरिंदगी किया यहूदियों के साथ कि यहूदियों का दिल कांप उठा और वो देश छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें भागने भी नहीं दिया गया और उन्हें जबरन गैस चेंबरों में डालकर हजारों की संख्या में एक साथ सबको मौत के घाट उतार दिया जाता था। अब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया है यूटोपिया। यूटोपिया के बारे में मैंने आपको बताया था, ये VVI रहेगा, एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है। यहां यूटोपिया को पढ़ने से पहले मैं आपको नस्लीय कल्पना लोक के बारे में बताऊंगा, और इसी को जो हम यूटोपिया कहते हैं इसके अंतर्गत हुआ क्या था। क्योंकि क्लास 9, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए यूटोपिया शब्द काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आपको पता है कि BA पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को, ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाता हूं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस में यूटोपिया जो है वो अक्सर बच्चों से पूछा जाता है। तो यहां से आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि यूटोपिया क्या था, या फिर कल्पना लोक से आप क्या समझते हैं, जो नस्लीय था, एक खास किस्म के लोगों के लिए बनाया गया था। इसके बारे में बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। जब ये युद्ध चल रहा था, इस युद्ध के दौरान जो नाज़ी लोग थे अपने कातिलाना, नस्लवादी, कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। ये अपनी तरह से जिस प्रकार की दुनिया को बनाना चाहते थे उस दुनिया को बनाने में लग गए। इन्होंने जनसंहार किया। युद्ध में एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। मतलब किसी न किसी प्रकार से यहूदियों को, जिप्सियों को, पोलैंड के नागरिकों को, अपंग, विकलांग, मानसिक रोगी को मारना ही मारना था। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। किसने? नाज़ियों ने, हिटलर ने। पोलैंड को जिस प्रकार से इन्होंने सताया है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। किसी भी परिवार के सभी लोगों को एक साथ मारना, किसी भी परिवार के सभी लोगों को नहीं, पूरे समाज के लोगों को एक साथ मारना, 1000 लोगों को पकड़ के लेके जाना, गैस चेंबर में डाल देना और एक साथ जिंदा लोगों को आग लगा देना, एक साथ गला काट देना, एक साथ विषैले गैस में छोड़ देना, ये सब तानाशाही हिटलर ने किया है। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। ज्यादातर पोलैंड का हिस्सा जो है वो जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिया। पोलैंड के लोगों को अपने घर, माल और जितनी भी चीजें थी, संपत्ति को छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया। वो अपने जगह को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने लोगों को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए, ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। ये हिटलर कर क्यों रहा था? ताकि जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनको पोलैंड में जाकर बसाया जाए और उनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा हो।
पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्सों में पहुंचाया गया। मतलब उन्हें डराकर, मारकर, भगाकर, मौत का दर्शन कराकर उन्हें अलग हिस्सों में भगाया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाकों में लाकर रखा गया। देखिए, ये जो जनरल गवर्नमेंट नामक इलाका है पोलैंड में, यहां पे कत्ल खाने बनवाए गए थे, गैस चेंबर बनवाए गए थे, जहां पर एक साथ लोगों को मारा जा सके। यही प्लान बनाया था किसने? हिटलर ने, और इसी को अंजाम भी दिया था हिटलर ने। अब यहां पे हिटलर की चालाकी देखिए। पोलैंड में जो समझदार लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, पोलैंड के बुद्धिजीवी लोगों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा, ताकि कोई आवाज उठाने वाला ही ना हो। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। मतलब कि पोलैंड के लोगों को अपना गुलाम बना लो, अपना चेला बना लो, ये सोच था किसका? हिटलर का। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके मां बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचाया गया। देखिए, इतना क्रूर था कि उनके मां बाप से बच्चों को छीन लेना। जिसको भी लगा कि वो आर्य जैसे लोग हैं, उनके बच्चों को उनके माँ बाप से छीन के डॉक्टरों के पास भेज देना कि चेक करो कि ये किस नस्ल का बच्चा है, इसका डीएनए टेस्ट करो। अगर वे नस्लीय जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों को पालने के लिए दे दिया। जर्मन के लोगों में जिसके बाल बच्चे नहीं होते थे, उनको दे दिया जाता था जबरदस्ती कि तुम पालो, उनके माँ बाप के बच्चे को छीन करके, या फिर उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था, अनाथालय में डाल दिया जाता, जहां उनसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों जो थे ना, वो मर जाते थे। अनाथालय में बच्चों का केयर नहीं होता था, बच्चे मर जाते थे। इस प्रकार से दरिंदगी किया था हिटलर ने। जनरल गवर्नमेंट के कुछ विशालतम गेड्डों में गैस चेंबर भी थे, मैंने आपको बताया था। इसलिए यहां पर बड़े पैमाने पर यहूदियों को जमा किया गया ताकि उनको गैस चेंबरों में डाल के मारा गया। इतिहास जो है वो हमेशा हिटलर को ना एक तानाशाह के रूप में देखेगा और अच्छे व्यक्ति के रूप में कभी नहीं देखेगा, क्योंकि जिस प्रकार से क्रूरता हिटलर ने किया है लोगों के साथ, जिस प्रकार से उसने यहूदियों को मारा है, जिस प्रकार से उसने जिप्सियों को मारा है, जिस प्रकार से उसने विकलांगों को मारा है, जिस प्रकार की प्रताड़ना उसने पोलैंड के लोगों को दिया है, उसके बच्चे को छीना है, उसके बच्चे को मारा है, तो इतिहास हमेशा इस बात का गवाह होगा कि हिटलर ने गलत किया है। यहां पे आपका पूरा चैप्टर क्लास 9th हिटलर के बारे में जो था वो समाप्त हो गया है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।